अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने कोर्स कोड 8605 एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 2 यानी यूनिट नंबर 2 कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट पढ़ना है। ठीक है, हमारे पास चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। ठीक है, हमने एजुकेशन में किस तरह से मैनेजमेंट करनी है, स्कूल को किस तरह से मैनेज करना है। इस कोर्स को लिखा है डॉक्टर मोहम्मद बशीर ने, इसको रिव्यू किया है डॉक्टर मंजूर आरिफ ने। ठीक है, अब हम इसके कंटेंट की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का दिया जाएगा, फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स यानी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप किस काबिल हो जाएंगे। फिर इसके मेन कंटेंट्स है बेसिक्स, मीनिंग ऑफ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जो बेसिक मैनेजमेंट के लिए जो बेसिक एलिमेंट्स है उनका क्या मतलब है। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट इन ब्रॉडर सेंस, यानी आपको डीप सेंस में जो है मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। यानी अब आपको ऑब्जेक्टिव्स बताए जाएंगे स्कूल मैनेजमेंट के, उसके पहलू बताए जाएंगे, उससे रिलेटेड इश्यूज बताए जाएंगे और प्रिंसिपल्स बताए जाएंगे और स्कूल मैनेजमेंट के। उसके बाद स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर, यानी स्कूल मैनेजमेंट का क्या स्कोप है और क्या सब्जेक्ट मैटर है। ठीक है, इसके बाद एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज दी जाएगी। देन बिब्लियोग्राफी पर आ जाएंगे हम। ठीक है, सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये बेसिकली स्कूल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट से डील करता है। ठीक है, इसमें हम जो है देखते हैं कि स्कूल की मैनेजमेंट जो है वो कितनी ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कायम रहने के लिए जो है उसकी एक्टिविटीज़ का ऑर्गेनाइज होना ज़रूरी है, यानी हर काम वक्त पर होना और हर काम ऑर्गेनाइज तरीके से चलना ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम स्कूल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को जो है समझें। ठीक है, हम समझें कि मैनेजमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है और क्या उसका मीनिंग है, मैनेजमेंट के बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं, ये बेसिक फंक्शंस क्या करती है बेसिक काम। ठीक है, और मैनेजमेंट प्रोसेस के, यानी कि मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या है। ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं, स्कूल मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स पहलू क्या है, यानी कि मेजरमेंट ऑफ स्कूल प्लान, हमने स्कूल प्लान को मेजर करना है, कुरिकुलर को कुरिकुलर एक्टिविटीज़ को मेजर करना है, ह्यूमन रिसोर्सेज को मेजर करना है, ह्यूमन फिनंशियल रिसोर्सेज को मेजर करना है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैन स्टूडेंट टीचर हो सकते हैं, फिनंशियल रिसोर्सेज अदर जो मटेरियल्स हो सकता है वो हो सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स इस कोर्स को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप जो बता सकेंगे कि इस यूनिट को पढ़ने के बाद आप ये बता सकेंगे कि मैनेजमेंट जो है वो टर्म वो साइंस की टर्म है या आर्ट्स की टर्म है। ठीक है, आप टर्म मैनेजमेंट को डिफाइन कर सकेंगे। आप मैनी फंक्शंस जो कि मैनेजमेंट में इंटररिलेटेड है उनको आप इसमें रिलेट कर सकेंगे। ठीक है, आप बता सकेंगे कि मैनेजमेंट के कितने लेवल्स हैं और मैनेजमेंट के कितने कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, आप जो प्रिंसिपल्स और एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट है उसको अप्रिशिएट कर सकेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं मीनिंग ऑफ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट यानी कि मैनेजमेंट के दो तरह से मीनिंग होते हैं। एक होता है मैनेजमेंट में जैसे कि लोग काम कर रहे होते हैं, स्कूल्स के में जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो काम करते हैं। ठीक है, वो फंक्शनल ग्रुप पीपल हो जाता है, यानी ग्रुप ऑफ फंक्शनल पीपल हो जाता है, तो मैनेजमेंट उनकी करना, तो हम कहते हैं मैनेजमेंट एज अ ग्रुप ऑफ फंक्शनल पीपल। आगे से दूसरी मैनेजमेंट ये आ गया जो काम स्कूल में हो रहा है, जो प्रोसेस जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं ये आप करनी है, ये आप करनी है, तो वो दूसरी टर्म में आ जाता है, यानी कि मैनेजमेंट एज प्रोसेस परफॉर्मेंस और एक्टिविटी में आ जाता है। अब हम पहले देख लेते हैं कि मैनेजमेंट एज अ ग्रुप ऑफ फंक्शनल पीपल में क्या है। ठीक है, ये टर्म जो ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल है, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला है, उनसे रिलेट करके कि उनकी क्या जिम्मेदारियाँ, उनके उनके क्या हकूक़ और फ़राइज़ हैं, उनको क्या राइट्स मिलते हैं कि वो डिसीजंस लें और क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसे मुनासिब तरीके से उसकी पॉलिसीज़ के अंदर रहते हुए उसको मुनासिब तरीके से चला सकें। ठीक है, जो मेन मकसद है मैनेजमेंट का वो ये है कि हम जो पहले से ऑब्जेक्टिव्स स्टेट किए गए हैं उसको हासिल करने में की कोशिश करें। उसके लिए हम जो भी ह्यूमन मटीरियल रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको यूज़ करें। यूजुअली जो कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन की मैनेजमेंट होता है उसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, काउंसिल कहते हैं या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कहते हैं। अब आ जाते हैं फंक्शन, प्रोसेस या एक्टिविटी की मैनेजमेंट को। अगर जो ऑब्जेक्टिव्स पहले से डिफाइंड हैं उनको हासिल करने के लिए हम रिसोर्सेज यानी ज़राए, टास्क, काम और दूसरे लोगों को मैनेज करते हैं ताकि वो किसी भी फंक्शन या एक्टिविटी में, तो वो मिड टर्म मैनेजमेंट में आ जाता है। तो ये वाली जो मैनेजमेंट है ये रेफर करती है ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, इंसानों के कामों से, जो कि वो प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, कम्युनिकेटिंग करते हैं और कंट्रोल करते हैं। ठीक है, आगे आप आ जाता है
हम रिलेशनशिप हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन चीज़ों की अरेंजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में क्या जो है वो रिलेशनशिप है। ठीक है, ये कभी कभी जो एक मीनिंग के तौर पर भी यूज़ की जाती है। ठीक है, अब हम पहले इनकी डिफरेंट डेफिनेशन देखते हैं, देन हम इनका रिलेशनशिप देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं। ठीक है, एजुकेशन जो अब ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो किसी भी इंस्टीट्यूशन की उस फॉर्म से रेफर करती है, यानी उस वो फॉर्म है किसी भी इंस्टीट्यूशन की कि अगर हमने कोई इंस्टीट्यूशन है उसने अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, उसको हासिल करने के लिए वो किस तरह से ह्यूमन को और मटेरियल रिसोर्सेज को जो है वो यूज़ करता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है। इसमें जो है दो या दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं जो कि इकट्ठे काम करते हैं और कोई जो स्पेशल फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करते हैं ताकि या फिर वो इसलिए काम करते हैं कि वो एक कॉमन गोल हासिल कर सके, या फिर वो कोई रूल्स सेट ऑफ रूल्स बने होते हैं उसके मुताबिक जो है वो काम करते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं। आगे से एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली जो कॉर्पोरेट पॉलिसी है, यानी पॉलिसी को कॉर्पोरेटली मिलजुल कर हासिल करने के अज़म को कहते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं जो किसी भी प्रोडक्शन जो हमने चीज़ तैयार करनी है या डिस्ट्रीब्यूट करनी है या फिनांस से रिलेटेड जो टोटल कोऑर्डिनेशन है, सब मिलकर काम करते हैं, उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। अब मैनेजमेंट में आ जाते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो पॉलिसी बनाती है तो मैनेजमेंट जो है वो उसको एग्जीक्यूट करती है, उसे परफॉर्म करवाती है, और ऑर्गेनाइजेशन में जिधर काम की ज़रूरत है उधर काम मैनेजमेंट करवाती है। आगे से रिलेशन शिप आ जाता है सेटअप, यानी कि अक्सर जो कहा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो अफेक्टिव मशीन यानी एक बनाती है, एक मशीन यानी काम करने का तरीक़ेकार को मौसर तरीक़ेकार को जो है वो बनाती है। जो मैनेजमेंट है वो मौसर तरीके से चलाती है, यानी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, मैनेजमेंट ने उसको चलाया, और एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो उसकी डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि किस रास्ते पर जाना है। यानी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है और मैनेजमेंट उसको फिर बने हुए को चलाती है, और एडमिनिस्ट्रेशन बताती है कि किस तरीके से चलाना है। एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास गोल्स को डिफाइन करती है, और मैनेजमेंट से हम जो है उस गोल्स को हासिल करने की कोशिश करते हैं। यानी एडमिनिस्ट्रेशन बता देती है कि ये हासिल करना है, तो मैनेजमेंट के थ्रू हम हासिल करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन जो होती है मैनेजमेंट की मशीन होती है जिसके ज़रिए से हम गोल्स को हासिल करते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ने डिफ़ाइन किए हैं। आगे से हम आ जाते हैं बेसिक एलिमेंट्स या बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, यानी मैनेजमेंट प्रोसेस के जो बुनियादी एलिमेंट्स या फंक्शन हैं उनको देखते हैं। बहुत से जो मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने मैनेजमेंट प्रोसेस को एलिमेंट्स छोटे छोटे पार्ट्स पे डिवाइड कर दिया है। ठीक है, और डिफरेंट आथर्स ने डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो बताए हैं। ठीक है, कुछ मॉडल्स आपको नीचे दिए जाते हैं। ठीक है, अब हम पहले देखते हैं कि जो मैनेजमेंट के फंक्शंस या एलिमेंट है उसको डिफाइन करने में फ्योल ने क्या किरदार अदा किया। ठीक है, हेनरी फ्योल ये एक फ्रांस का इंडस्ट्रियलिस्ट था। उसने जो है फंक्शंस यानी मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं उसको डिफाइन किया था एक पेपर में जो कि पब्लिश किया गया था 1916 में, और बाद में 1949 में उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके पब्लिश किया गया था। पहले फ्रेंच में किया गया था 1916 में, और फिर 1949 में इंग्लिश में किया गया था। उसने जो है मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज पे जो है बहुत ज़्यादा काम किया था, और फिर बाद में जो बहुत सारे ऑथर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे राइटर्स हैं, उन्होंने इसके कॉन्सेप्ट्स को जो है यूज़ किया था ताकि मैनेजमेंट को काम में लाया जा सके। बिल्कुल इसके कॉपी पेस्ट किए थे या फिर थोड़ा बहुत चेंज करके जो है इसको यूज़ किया था। ठीक है, इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड है, यानी सबसे पहले प्लानिंग करनी है किसी भी, फिर ऑर्गेनाइजेशन करनी है, यानी मैन एंड मटेरियल दोनों की ऑर्गेनाइजेशन करनी है, ये काम ये करेगा, ये इस तरह से होगा। कमांडिंग करना है, यानी कि अब सबॉर्डिनेट जो मातहत होते हैं वो क्या करेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट करना है, कंट्रोल करना है। ठीक है, मोस्ट जो आगे से बाद में राइटर्स आए थे उन्होंने स्टाफिंग को भी इंक्लूड किया था कि स्टाफ लिस्टिंग यानी स्टाफ किस तरह से लेना है, कौन से मेंबर्स को चूज़ करना है। बेशक ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का जो है कंसिडर्ड पार्ट है। कमांडिंग जो लफ्ज़ यूज़ किया जाता है वो डायरेक्टिंग की जगह यूज़ किया जाता है, और बहुत ज़्यादा पुरजोश तरीके से
जो है यूज़ किया जाता है जो मौजूदा दौर की बातचीत है उसमें। और जो कोऑर्डिनेशन है वो कंट्रोलिंग का प्रोसेस का एक पार्ट है, ठीक है, जैसे कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। बेसिकली कंट्रोल हम जो है इस स्टेप्स इन जो स्टेप्स दिए जाएंगे उनसे हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जो परफॉर्मेंस करनी है उसके स्टैंडर्ड्स को बनाना है कि इतनी हद तक जो है इतनी एक्यूरेट परफॉर्मेंस होनी चाहिए, ये हमने हासिल करनी है। फिर आपने इस स्टैंडर्ड्स से मिलने के कम्युनिकेटिंग करनी है ताकि इन स्टैंडर्ड्स को इन्वॉल्व किया जा सके, ठीक है। आपने प्रोवाइड करनी है उससे रिलेटेड मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट, मटेरियल्स और जो भी फिनंशियल रिसोर्सेज हैं जो कि प्रोडक्शन जो हमने हासिल करनी है उसको हासिल करने के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। जो आपने प्लान परफॉर्मेंस किया और फिर जो आपने हासिल परफॉर्मेंस कर लिया, आपने उनको कंपेयर करना है और देखने के किधर किधर चेंजिंग आई हैं, और जितने जितने चेंजिंग आई है उधर करेक्शंस अगर ज़रूरी है तो आपने उनको प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो ये थे कि कंट्रोल इस तरह से स्टेप्स को किया जाता है। अब हम आ जाते हैं अगर जो तमाम स्टेप्स है वो सक्सेसफुली जो है हम हासिल हो जाए, यानी जो हमने प्लान परफॉर्मेंस बनाई है और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो सेम आ जाए, उसमें कोई एरर ना आए, तो वो जो कोऑर्डिनेशन होगी तो हम कहेंगे कि कोऑर्डिनेशन को हमने हासिल कर लिया मैनेजमेंट में, ठीक है। 1957 में फ्योल ने जो मैनेजमेंट के एलिमेंट्स को प्रेजेंट किया था वो ये थे, यानी प्लानिंग, इसको हम पोक भी कहते हैं, ठीक है। प्लानिंग, पहले प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है, फिर आपने कमांड करना है, कोऑर्डिनेट करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है। इसके बाद न्यूमैन और समर ने 1981 में जो एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट प्रेजेंट किए थे वो ये थे कि यानी पहले आपने प्लान करना है, फिर ऑर्गेनाइज करना है, फिर स्टाफिंग यानी कि कौन से मेंबर्स को रखना है, लीडिंग उनके अंदर ने क्या करना है, कंट्रोल करना है, फिर देन मेजर करना है, ठीक है। आप इनके कैपिटल्स से भी इनको याद रख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है नोट्स और ओडेनल ने 1964 में जो मैनेजमेंट के एलिमेंट्स डिफाइन किए थे वो ये थे कि प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना, देन कंट्रोल करना। 1965 में डेल ने जो सजेस्ट किए थे मैनेजमेंट की स्टेजेस वो ये थी, प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइजिंग करनी है, स्टाफिंग करनी है, डायरेक्टिंग करनी है, इनोवेशन उसमें जो जिद्दत है वो लानी है, रिप्रेजेंटेशन फिर उसको रिप्रेजेंट करना है। लूथर और गुलिक ने 1916 में सजेस्ट किया था बहुत ज़्यादा पॉपुलर मॉडल ऑफ मैनेजमेंट जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उसके 7 जो है मैनेजमेंट प्रोसेस हैं, ठीक है, लूथर और गुलिक के मॉडल के। इस मॉडल में हमने सबसे पहले प्लानिंग करनी है, देन ऑर्गेनाइजिंग करनी है, देन स्टाफिंग करनी है, डायरेक्टिंग करनी है, कोऑर्डिनेटिंग करनी है, रिपोर्टिंग करनी है और फिर बजटिंग करनी है, ठीक है। जो एजुकेशन में प्लानर्स और मैनेजर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम मैनेजमेंट प्रोसेस के एलिमेंट्स को जो देखते हैं उन्होंने किस तरह से डिस्क्राइब किया है, यानी कि प्लानिंग में क्या चीज़ आती है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास मैनेजमेंट करने में प्लानिंग करनी है, ठीक है, हमने प्लान करना है किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो रॉबिन्स कहते हैं कि प्लानिंग जो हमें डायरेक्शन बताती है कि हमने किस रास्ते पे चलना है, और जो एक्शंस हम करते हैं, जो काम हम करते हैं उसको इम्प्रूव करती है, और जो ओवरलैपिंग है यानी बार बार काम करना उसको रिड्यूस करती है, और एक्टिविटीज़ का में जो टाइम वेस्ट होता है उससे बचाती है अगर हमने प्रॉपर प्लानिंग की हो, ठीक है। जब ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज़ और प्रोसीजर रूल्स को बना लिया जाता है और दूसरी किस्म की गाइड्स को ताकि ऑर्गेनाइज डायरेक्शन के लिए पहले से प्लान कर लिया जाता है, और तो फिर ये ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को जो है वो प्रोवाइड की जाती है कि उन्होंने किस तरह से जो है वो चलना है। देन स्टेप आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। जब आपने गोल्स और स्ट्रेटजीज प्लानिंग कर लिया, वो बना लिया, फिर ऑर्गेनाइजिंग आपको हेल्प आउट करती है कि आपने उसको किस तरह से हासिल करना है, उसको किस तरह से जो है वो चीज़ें आएगी। प्लानिंग जो थी वो रिटर्न फंक्शन आ जाती है, आपने प्लान करना है और इसमें थिंकिंग यूज़ होती है, जबकि ऑर्गेनाइजेशन जो एक ऑपरेशनल फंक्शन है, ठीक है। इसमें जो है बहुत सारे कोऑर्डिनेटेड यानी कि मिलजुल कर जो एफर्ट्स है, जो अंटायर ऑर्गेनाइजेशन की जो एफर्ट्स हैं वो यूज़ होती हैं ऑर्गेनाइज करने में, ठीक है। प्लान हमने कर लिया, देन हमने उसको ऑर्गेनाइज करना है कि इस तरह से ये करना। देन हमारा जो एलिमेंट है स्टाफिंग, इसका क्या मतलब है इसको देखते हैं। स्टाफिंग का मतलब है कि कौन सा काम जो है कौन बेहतर तरीके से कर सकता है, तो हमने वो पर्सन को चूज़ करना है कि जो बेहतर तरीके से कोई काम कर सकता है। ये इसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है कि जो भी पर्सन है उसकी क्वालिफिकेशन और उसका एक्सपीरियंस किस चीज़ कौन सी महसूस जॉब से जो है वो रेलिवेंट है,
ठीक है। आपने फंक्शंस को स्टाफ करने के कौन सा काम किसने करना है, कंपेंसेशन को स्टाफिंग करने के क्या सैलरीज होंगी, क्या उनको अलाउंसेस यानी लीव बोनसेस दिए जाएंगे, ट्रांसफ़र्स यानी उनको किधर किधर लेकर जाएगा, डिज़ाइनेशन उनके डिज़ाइनेशन में क्या दिया जाएगा, या रिटायरमेंट्स में क्या दिया जाएगा, या टर्मिनेशन उसका बदला कैसे जाएगा, और पेंशन्स वगैरह किस तरह से दी जाएंगी। तो ये स्टाफ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्टाफिंग में आ जाता है। अब आ जाता है डायरेक्टिंग। ये एक मोटिवेशनल फंक्शन है, ठीक है। इसमें मोटिवेट किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयर्स के, ठीक है। इससे जो है एम्प्लॉयर्स को जब मोटिवेट किया जाता है तो हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो है कोशिश की जाती है कि हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन हासिल की जाए। उन जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको मोटिवेट करके उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करके जो है ज़्यादा जो प्रोडक्शन वो ली जाए। आगे से हमारे पास आ जाता है कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। मॉडर्न बिजनेस में जो आजकल कारोबार हो रहे हैं उनमें जो फंक्शनल यानी कि लेबर को किस तरह से डिवाइड किया जाए और उनका क्या फंक्शन हो, वो जो है यानी मैनेजमेंट के एरिया में यानी कि जो मैनेजमेंट का हिस्सा है उसमें जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होकर रहने वाली प्रॉब्लम्स हैं उसको क्रिएट कर देते हैं, या उसमें जो प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं वो ये जो टॉप मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट में कौन आता है, ठीक है। वो आगे से हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट में देखेंगे, ठीक है। उसमें टॉप मिडल और लो मैनेजमेंट है, ठीक है। जो टॉप मैनेजमेंट का लेवल है वो कोऑर्डिनेट करने के लिए वो इकट्ठा करता है और जो काम है उसको कोऑर्डिनेट करता है कि किस तरह से होना चाहिए। और जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, जो उनके इंटरेस्ट को जो है वो देखता है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन को तश्कील देते हैं बनाते हैं उनके इंटरेस्ट को देखता है और वो इक्वली कंसर्न करता है यानी तवज्जो देता है उस चीज़ पर कि कौन से जो रिजल्ट्स हैं वो हासिल किए गए हैं। किसी भी जो मसर लीडर होता है उसके लिए सिर्फ ये ही काम नहीं कि वो कमांड्स दे, वो ही काफ़ी नहीं होता। उसके लिए ज़रूरी है कि वो लोगों के साथ लोगों को अपनी पावर बनाए, ना कि उन पर रूल करे बल्कि उनको साथ लेकर चले। ये ऑर्गेनाइजेशन की जो है कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन की एनर्जीफुल फोर्स है, ठीक है, जो जिससे कोलैबोरेशन को गवर्न किया जाता है कि सब मिलजुल के काम कर रहे हैं और किसी भी गोल को हासिल करने के लिए कलेक्टिव प्रोग्रेस की जाती है, इकट्ठे मिलजुल कर तरक्की जो है वो की जाती है। तो ये कोऑर्डिनेटिंग में आ जाता है, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग में जो टॉप मैनेजर होता है वो गवर्न करता है, वो मतलब कि रूल नहीं करता, वो उनको कोऑपरेट करता है और साथ लेकर चलता है। आगे से इनोवेटिंग एलिमेंट के देख लेते हैं उसमें क्या होता है, ठीक है। ये जो मैनेजमेंट का क्रिएटिव फंक्शन है, जिस तरह से वक्त गुजरता जाता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के जो ज़राए हैं और जो कंडीशंस हैं, जो उसकी सूरत हाल है, उसके लिए जो है न्यू अप्रोचेस चाहिए होती है कि हम उनको न्यू तरीके से यूज़ करें। इसलिए जो है अपने काम को करने के लिए नया और बेहतरीन तरीका ढूंढना चाहिए, जैसे कि स्टाफ को हैंडल करने के लिए और मज़ीद जो है मनी हासिल करने के लिए, रकम हासिल करने के लिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये जो कि अगर हम फाइंड करते हैं न्यू और बेटर वेज टू डू जॉब, या हम स्टाफ को हैंडल करते हैं, या हम मनी को हासिल करने के एडिशनल मनी हासिल करते हैं, या हम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं, तो ये जो होते हैं ये इनोवेटिव यानी इनोवेटिव फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं या क्रिएटिव फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। आगे से आ जाता है कंट्रोलिंग, ठीक है। जो हमने पहले से प्लानिंग कर लिया है और जो हमने परफॉर्मेंस को डिफाइन कर लिया कि हमने ये परफॉर्मेंस लेकर चलनी है, तो कंट्रोल फंक्शंस जो होता है उसको देखता है जो हमने गोल्स डिफाइन किए गए हैं उसकी अचीवमेंट हो रही है कि नहीं, ठीक है, हम उसको अचीव किया जा रहा है कि नहीं। और जो क्या करता है, जो एक्चुअल रिजल्ट्स आते हैं उसको कंपेयर करता है जो पहले से प्लान जो की गई होती है परफॉर्मेंस या प्लानिंग की गई होती है उससे जो है वो कंपेयरिंग करता है। कंट्रोलिंग जो होता है वो डायरेक्टली किससे रिलेट करती है, यानी कि जो पहले से स्टैंडर्ड्स बना दिए गए हैं उनकी प्लानिंग और उनकी परफॉर्मेंस से, जो कि दूसरे मैनेजरियल फंक्शंस के साथ साथ करता है, ठीक है। और भी दूसरे फंक्शंस एलिमेंट्स जो है मैनेजमेंट फंक्शंस में जो है मैनेजमेंट के एलिमेंट्स में जो है वो इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे कि डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, ऐसी बातचीत जिससे जो है हम डिसीजन
नहीं, कोऑर्डिनेशन, मिलजुल कर कोई फैसला करना, ह्यूमन रिलेशंस के आपस में हमारे ताल्लुकात क्या, लीडरशिप किस तरह से कार्य हो रही है, किस तरह से लोगों को लेकर साथ चला जा रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है वगैरह। आगे से 8 में आ जाता है बजटिंग। अब हम देखते हैं बजटिंग एलिमेंट जो है वो क्या है। ठीक है, बजटिंग का मतलब क्या होता है, जो एंटायर जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो तमाम एफर्ट्स यूज़ की जा रही हैं उनको इकट्ठा करना, उनको एक इकट्ठा करना और कोऑर्डिनेट करना, एक प्लान बनाना, प्लान ऑफ एक्शन बनाना जिस पर काम किया जाए, जो कि बेस करे जो जो पहले परफॉर्मेंसेस हो चुकी हैं उन पर बेस करे, और जो अवामिल है उनको जो है अकली तौर पर जो जज किया जाना चाहिए, जो असर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन पर फ्यूचर में, यानी आने वाले वक्त में जो है ऑर्गेनाइजेशन पर असर करेंगे। ये ना सिर्फ कंट्रोल करता है और फ्यूचर के बारे में बताता है बजटिंग, यानी कि क्या बजट यूज़ होगा, बल्कि इसमें तमाम जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटिंग है उसमें हमारे पास प्लानिंग भी आती है, कोऑर्डिनेटिंग भी आती है और कंट्रोलिंग भी आती है। आगे से हम आ जाते हैं डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, ये भी एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट है, या फिर मैनेजमेंट के एक फंक्शन कह सकते हैं इसे, यानी कि ये मैनेजमेंट के लेवल आगे से हम जाके देखेंगे, टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है और लो लेवल है, और ये तीनों लेवल्स में जो है ये जो तीनों लेवल्स की जो डिसीजन मेकिंग है ये बहुत अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी तीनों लेवल्स में जो वर्कर्स इन्वॉल्व हैं उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिसीजन मेकिंग, यानी डिसीजन को बनाना। तकरीबन जो मैनेजमेंट के तमाम प्रोसेस हैं उसमें किसी ना किसी पहलू से जो है डिसीजन मेकिंग जो है वो ज़रूरी होती है और वो शामिल होती है। बहुत सारी थ्योरीज जो है डिसीजन मेकिंग पर लिखी हुई मौजूद हैं और बहुत सारी डिफरेंट जो है डिसीजन मेकिंग की कैटेगरीज मौजूद है। ठीक है, अब जो डिसीजन मेकिंग है उसमें जो है 5 प्रोसेस या 5 कम चीज़ें जो है वो इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले आपने रिकॉग्नाइजिंग द प्रॉब्लम, यानी आपने जो प्रॉब्लम है उसको रिकॉग्नाइज करना है, देखना है कि प्रॉब्लम किधर आ रही है, आपने फिर डिफाइन करना है और एनालाइज करना है प्रॉब्लम को। पहले आपने रिकॉग्नाइज कर लिया कि प्रॉब्लम किधर आ रही है, फिर आपने उस प्रॉब्लम को डिफाइन किया और एनालाइज किया, फिर आपने उसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, यानी कि क्या क्या इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हो गए उसे देखना है। फिर आपने जो ये मेथड्स भी कह सकते हैं, जो सबसे फेवरेबल मेथड है उसको या सॉल्यूशन को उसको चूज़ करना है, और फिर आपने जो अपना रिजल्ट हासिल किया उसको इम्प्लीमेंट करना है, यानी अप्लाई करना है। ठीक है, ये जो 5 आर्ट्स ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग है, इसकी डिमांड ये होनी चाहिए कि ये वर्केबल होना चाहिए, काम करने के मतलब अप्लाई करने के काबिल होना है, इम्प्लीमेंट के काबिल होना चाहिए, और ये भी पॉइंट इसमें होना चाहिए कि ये किधर जो है किया जाना चाहिए। आगे से हमारे पास ह्यूमन रिलेशंस आ जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन रिलेशंस में हाँ ये आ जाते हैं, ये मैनेजमेंट प्रोसेस से रिफ़र करता है कि हम किस तरह से वर्कर से ट्रीट करते हैं, और कोलीग्स यानी जो हमारे साथ काम करने वाले हैं वो भी फर्स्टली तो वो ह्यूमन बींग्स हैं, हम उनसे किस तरह के रिलेशन बनाते हैं, उनसे किस तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, विद जिनकी अकदार डिफरेंस है, जिनके पहलू डिफरेंस है, जिनकी तवक्कात जो है वो डिफरेंस है, उनमें आपस में क्या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे से हमारे पास आ जाता है रिपोर्टिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन जो मैनेजमेंट प्रोसेस का, उसको हम मैनेजमेंट प्रोसेस के दिल कहें तो वो कम्युनिकेशन है। ठीक है, गुड कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि जो डिसीजन, लीडरशिप और मोटिवेशन है वो मौसर हो। ठीक है, जो डिसीजन बनाए जाते हैं, जो लीडरशिप की जाती है, मैनेज किया जाता है, और जो मोटिवेट वर्कर्स को किया जाता है वो मौसर हो, तो दैन कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी कम्युनिकेशन है। मैनेजर को चाहिए कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स हैं जो उसके मातहत काम करने वाले हैं उससे अच्छे से कम्युनिकेट करे और उनको जो है हौसला अफजाई करे और उनसे फीडबैक भी ले। कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन जो है हमारी बाकी बॉडी पार्ट्स को मैसेज देता है, तो कम्युनिकेशन में प्रोसेस में भी जो मैसेज है या सिग्नल्स हैं या इंफॉर्मेशन है वो सेंडर से रिसीवर तक पहुंचती है। ठीक है, यानी हमारी बॉडी हमारे हाथ को कहता है, आँख से हम आँख के पास जब हमारा हाथ जाता है इसे हटा लो, तो वो मैसेज देता है, तो वो सेंडर है और रिसीवर हमारा हाथ है। तो इसी तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन में भी है, ठीक है, तो जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसमें जो है सेंडर से रिसीवर तक मैसेज, इन्फॉर्मेशन या फिर सिग्नल्स पहुंचाए जाते हैं। जैसे कि जो सेंडर है वो क्या कौन सा हो जाता है, वो कम्युनिकेटर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, या फिर सबऑर्डिनेट हो सकता है, यानी मातहत काम करने वाले ने मैसेज पहुंचाना है, या ऊपर मैनेजर ने पहुंचाना है, या फिर कम्युनिकेटर यानी एक लेवल पर काम करने वाले ने जो बात बतानी है वो किसी मीडियम को यूज़ करते हैं, यानी कि वो सर्कुलर को यूज़ करते हैं, या लेटर लिखते हैं, या कॉन्फ्रेंस या टेलीफोन करते हैं, नोटिस
मैसेजेस लिखते हैं, मेमोज के जरिए कर सकते हैं, या कोई फाइल तैयार करते हैं, ठीक है। और रिसीवर क्या हो सकता है, अगर मैनेजर ने मैसेज भेजना है तो वो अपने सबऑर्डिनेट को भेज देगा, कम्युनिकेटर को भेजेगा, और जो सबऑर्डिनेट है वो मैसेज भेजेगा मैनेजर को, ठीक है। गुड कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसा होगा, वो वर्टिकल भी हो सकता है, यानी कि मैनेजर से सबऑर्डिनेट और थ्रू मटीरियल के जरिए आ जाए, या फिर हॉरिजॉन्टल या सबऑर्डिनेट से मैनेजर में, ये वर्टिकल होगा। यानी हॉरिजॉन्टल यानी एक ही लेवल पर काम करने वाले जो आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल होगा। जो मैनेजर्स गुड कम्युनिकेटर नहीं है उनको कोशिश की जानी चाहिए, उनको रिमूव किया जाना चाहिए, उनको रिप्लेस किया जाना चाहिए। आगे से लीडरशिप आ जाता है, ये भी मैनेजमेंट प्रोसेस का जो है वो एलिमेंट है या फंक्शन है। इस चीज़ को रियलाइज किया जाना चाहिए कि जो मैनेजमेंट प्रोसेस है, यानी जो उसका लीडर है, जो उसको गवर्न कर रहा है, जो उसको इंजीनियर कर रहा है, वो एक अच्छा लीडर होना चाहिए। हज़ारों किताबें, हज़ारों स्टडीज़ जो है वो मौजूद हैं जो कि फोकस करती है लीडरशिप थ्योरीज पर, कि उसके क्या काम है, उसने क्या मॉडल लेकर चलना है, उसने प्रोसेस और टेक्निक्स को किस तरह से करना है। कुछ जो है बाद में देखी जाएंगी। अभी हम लीडरशिप को इस तरह से देखते हैं कि वो आप इस इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंसेस हैं जो आप इसमें असरअंदाज होने वाली बातचीत है, जो हम एक ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए जो है कम्युनिकेशन के थ्रू जो है एक्सरसाइज करते हैं किसी भी सिचुएशन में, तो वो लीडरशिप है। आगे से आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक मैनेजमेंट का जो है वो एलिमेंट है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मौजूदा दौर के कुछ कॉन्सेप्ट से जो है क्लोजली रिलेट करता है, जैसे कि कन्फ्लिक्ट्स मैनेजमेंट, यानी कि जो पेचीदगी है उनको मैनेज करना, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइज को डेवलप करना, और हकीकत डिसीजन मेकिंग भी जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग की से रिलेट करती है। जो रवायती तरीका करार है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, उसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं प्रॉब्लम को, एनालाइज करते हैं और फैक्ट्स को इकट्ठा करते हैं, और हम बहुत सारे टेंटेटिव यानी फर्जी सॉल्यूशंस या हाइपोथेसिस बनाते हैं, और हम सेट ऑफ सॉल्यूशंस देते हैं, और फिर हम जो प्रॉब्लम से रिलेट राइट सॉल्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जो एक अच्छा मैनेजर है उसे प्रॉब्लम से या मुश्किलात से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि किस तरह से इसको इन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाना चाहिए या इनको हल किया जाना चाहिए। और जैसे मोटिवेशन, ये भी जो है मैनेजमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस का एक फंक्शन है, ठीक है। ये मैनेजमेंट प्रोसेस की डिमांड है कि वर्कर्स जो हों वो मुनासिब और तरीके से और अच्छे से जो है मोटिवेटेड हों। जिधर जो है मोटिवेशन की कमी होगी उधर से जो पूरी जो मैनेजमेंट प्रोसेस है वो मुतासिर होगा उससे, ठीक है। मोटिवेशन की भी अब बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है। इन्फोर्समेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। जैसे ट्रीट्स हो सकता है, डराया जा सकता है, ये फियर मोटिवेशन होगी कि काम करो नहीं तो ये हुआ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इंसेंटिव्स को यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि मोनेटरी रिवार्ड, सैलरीज यानी कि बेहतर काम करने पर रिवार्ड्स जो मिलेंगे, बोनसेस दिए जाएंगे, यानी ये इंसेंटिव मोटिवेशन हो सकती हैं, ठीक है। और इससे जो है जो वर्कर्स है, काम करने वाले हैं, उनके एटीट्यूड में जो है पॉजिटिव चेंजिंग आएंगी, ठीक है। अब मेजर मैनेजमेंट फंक्शन की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्लानिंग होती है, वो ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है, फिर स्टाफिंग डायरेक्टिंग किया जाता है, कोऑर्डिनेटिंग किया जाता है, फिर उसमें इनोवेशन लाई जाते हैं, कंट्रोल किया जाता है, बजटिंग की जाती है, देन फिर से प्लानिंग, और ये सर्कल चलता जाता है, ठीक है। हम डिसीजन मेकिंग में आ जाते हैं। डिसीजन मेकिंग की जाती है, ह्यूमन रिलेशंस को देखा जाता है, कम्युनिकेशंस की जाती है, लीडरशिप की जाती है, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, फिर मोटिवेशन की जाती है, फिर से डिसीजन मेकिंग की जाती है। तो ये आ जाएगा मैनेजमेंट का फंक्शन, ठीक है। डिसीजन मेकिंग और इन्फॉर्मेशन या कम्युनिकेशन की जो फोकल पोजीशंस हैं इन द प्रोसेस मैनेजमेंट, वो इस तरह से, ठीक है। यानी कि हम ऐसे तो प्लानिंग से ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर इंप्लीमेंट करते हैं, फिर कोऑर्डिनेट करते हैं, फिर ह्यूमन रिलेशन देखते हैं, मोटिवेट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, लीडरशिप करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, इनोवेशन करते हैं। ये 12 आ जाते हैं, और ये सब जो है अब जो फ्रीक्वेंटली साथ साथ जैसे प्लानिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन से रिलेट भी करती है, ऑर्गेनाइजिंग भी, और ये सब एलिमेंट जो है डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन से साथ साथ रिलेट करती हैं। अब हम आ जाते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट को हम 3 लेवल्स में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है।
टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट में हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और गवर्नर ट्रस्टीज आ जाते हैं, ठीक है। मिडल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट, यूनिट, सेक्टर का हेड वो आ जाते हैं, ठीक है। जो लो लेवल या लोअर या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट होती है, ठीक है, उसमें आ जाते हैं सुपरवाइजर्स, कंट्रोलर्स और इंस्पेक्टर्स, टीचर्स वगैरह जो है वो लो या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट में आते हैं, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट में हम देखते हैं अब कौन क्या उसकी खसूसियत है, ये क्या उसमें होती हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो है कुछ टेक्निकल स्किल्स जो है वो यूज़ की जाती हैं, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो ज़्यादातर जोर दिया जाता है वो प्लानिंग पर जोर दिया जाता है और कॉन्सेप्चुअल एक्टिविटीज़ पर जोर दिया जाता है। कुछ महसूस इसमें जो कम इंटेंशन दी जाती है वो उस पर दी जाती है कि किसी महसूस एक्टिविटीज़ के लिए जब हम लोगों के काम करने लोगों के रिलेशन को पे जो है वो कम तवज्जो दी जाती है। ज़्यादातर तवज्जो प्लानिंग और कॉन्सेप्चुअल एक्टिविटीज़ पर दी जाती है। इसमें ज़्यादातर जो ग्रेटर कंसर्न है वो फ्यूचर यानी कि फर्दर हमने क्या करना है उस पर दिया जाता है। जो अब हो रहा है उस पर नहीं जो कंसर्न नहीं करती टॉप लेवल मैनेजमेंट। मिसाल के तौर पर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो ज़्यादातर एरियाज़ है उसमें जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो ये होती है कि लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज़ को हासिल किया जाए, जो देर तक चलें, ऐसी ऑब्जेक्टिव्स और ऐसी पॉलिसीज़ जो देर तक चलें, जो बाद में आने के लिए जो है फ़ायदेमंद हो, उनको बनाया जाए। आगे से मिडिल लेवल मैनेजमेंट आ जाती है। मैनेजर जो कि ऑब्जर्वर और डायरेक्टर भी होता है, ठीक है, उसका कंसर्न होता है जो अभी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको वो देखता है, जो उसकी रोज़ाना मर्रा की एक्टिविटीज़ है और उसको इस तरह से देखता है कि क्या चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड है ताकि हम जो गुड्स और सर्विसेज हैं उसे प्रोड्यूस कर सकें, ज़रूरी तरीके से प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। जो मिडल मैनेजर है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है कि किस तरह से वेजेस की सुपरवाइजन की जाए, किस तरह से जो है तनख्वाहें दी जाएँ और सैलरी सिस्टम्स को देखता है और जो अपने से मातहत काम करने वाले हैं उन्हें मोटिवेट करता है। ट्रेनिंग के मकसद के लिए जो है मीटिंग्स कंडक्ट करता है, सब बुलाता है, कंट्रोल या कोऑर्डिनेट करता है, किसी चीज़ की तशख़ीस करता है, काउंसलिंग करता है, ठीक है। इस ग्रुप में जो है पर्सनल ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ की जाती है, यानी वर्कर्स की आपस की जो एक्टिविटीज़ है उसको ऑर्डिनेट किया जाता है, ठीक है। हम शॉर्टली ये मुख्तसरन ये कह सकते हैं जो मिडिल मैनेजर होता है वो किस काम का रिस्पॉन्सिबल होता है। वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि हम ज़्यादा देर तक चलने वाले ऑब्जेक्टिव्स हासिल करते हैं अपने रोज़ाना मर्रा की ज़िंदगी में या रोज़ाना की ज़िंदगी में। आगे से लोअर या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट आ जाती है, ठीक है। लोअर या सुपरवाइजरी जो मैनेजमेंट होती है वो प्लान करती है और जो डेली एक्टिविटीज़ है, ठीक है, उसमें जो महसूस प्लान बनाए जाते हैं उसको अफेक्ट करती है, जो कि बहुत सारे वर्कर्स इसको फॉलो करते हैं। जो भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस और उसकी फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं, उस पर असर करते हैं। ये हो सकती है मैनेजमेंट जो होती है हो सकती है डिफरेंट लेवल्स, यानी कि लोअर से मिडल और मिडल से जो हायर लेवल के बीच हो सकती है या फिर सेम लेवल के बीच हो सकती है। अगर कोई स्ट्रक्चर ज़्यादा बड़ा है या ज़्यादा सख्त है उसके लिए जो है ज़्यादा मेहनत चाहिए होगी या ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा डिसीजन मेकिंग में, कम्युनिकेशन में, कोऑर्डिनेशन में और मोटिवेशन में। इसके बरक्स अगर जो है हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चर है वो कम सख्त होगा या कम रिजिड होगा और छोटा होगा तो हम उसमें डिसीजन को तेज़ी से जो है बना सकेंगे, डिसीजन तेज़ी से ले सकेंगे। तो इसलिए ये चांस हो सकता है कि सुपरविजन और कंट्रोल जो है वो वीक हो। आगे से आ जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इन ब्रॉडर सेंस, ठीक है। इस मॉडल से हम क्लियरली शो करेंगे क्या क्या मैनेजमेंट है, किस तरह से वो मैनेजमेंट को आपको डीपली जो है वो शो करेगा मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को। ये मॉडल हमने अपने जेल में जो किसी भी प्लानर की होल एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर या सुपरवाइजर एजुकेशन में उसकी एक्टिविटीज़ को देखते हुए इसको देखना, ठीक है। सबसे पहले इधर डायमेंशंस होंगी, क्या काम होंगे, ठीक है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है और एक सुपरवाइजरी मैनेजमेंट है, ठीक है। ज़्यादा और लेवल्स हैं, ठीक है, और फंक्शन है। जो टॉप लेवल पे होती है वो ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट होती है, ठीक है, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट और इस लेवल पे यानी मिडिल मैनेजमेंट लेवल में हाफ हाफ होती है एडमिनिस्ट्रेटिव और सुपरवाइजरी, और जो लो लेवल में उसमें ज़्यादातर सुपरवाइजरी मैनेजमेंट होती है, ठीक है। उनके फंक्शंस क्या है। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन इंक्लूड होता है, मिनिस्ट्री, सेक्रेटरी, वाइस चांसलर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेटर और ऑफिसर इंक्लूड होता है। और इनके फंक्शंस क्या हैं, इन्होंने मैक्रो यानी जो पॉलिसी बनाई है और मैक्रो उसकी मैक्रो प्लानिंग करनी है,
जो बजट्स हैं या प्रोग्राम है उन्हें अप्रूव करना है, उन्होंने इनिशिएटिंग प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, ठीक है, बजट्स को कंट्रोल करना है, स्टाफ कर्विंग करनी है कि कौन क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन जो है वो करनी है, ठीक है। आगे से मिडिल मैनेजमेंट में आ जाता है, ठीक है, इसने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी करनी होती है और हाफ जो है सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी करनी होती है। इनमें जो इन्वॉल्व होते हैं लोग वो डिप्टी सेक्रेटरी इन्वॉल्व होता है, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर इन्वॉल्व होता है, हेड ऑफ कॉलेजेस और स्कूल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इनका क्या काम है, माइक्रो प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, इंप्लीमेंटेशन, रूटीन डिसीजन और कंट्रोलिंग करनी है। लो लेवल मैनेजमेंट में सेक्शन ऑफिसर्स आ जाते हैं, सुपरिटेंडेंट आ जाता है, असिस्टेंट, क्लर्क, टीचर्स और स्कूल स्टाफ आ जाता है। इनका क्या काम है, मिनी प्लानिंग करनी है, इम्प्लीमेंटेशन करनी है, मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन करनी है, कोऑर्डिनेशन एट ऑपरेशनल सुपरविजन पे जो है वो कोऑर्डिनेशन करनी है, ठीक है। ये मॉडल है अथॉरिटिकल मॉडल ऑफ द लेवल्स, डायमेंशन एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन स्कूल मैनेजमेंट इन पाकिस्तान। आप इधर से सर्च करके इसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। हमने जो 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट देखे हैं, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशंस या मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट या फिर दोनों में, या फिर दोनों में किसी ना किसी डिग्रीज पे कभी कोई ज़्यादा और कभी कोई कम जो है वो लेवल यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है और जो सुपरवाइजरी प्रोसेस है मैनेजमेंट है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट मिलकर जो है कंप्लीट प्रोसेस प्रैक्टिस फंक्शंस मैनेजमेंट को हैंडल करते हैं, जैसे कि जिसमें प्लानिंग इंक्लूड होती है, पॉलिसी मेकिंग होती है, बजटिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेटिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंप्लीमेंटिंग, डिसीजन मेकिंग, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन यानी सुपरविजन, सब कुछ जो है इन दोनों में मिलकर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। आपने जैसे कि मैनेजमेंट के जो है सारे मैनेजमेंट को देखा है, लेकिन कुछ कंपनीज में कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा फंक्शंस करते हैं। मिसाल के तौर पर जो बुनियादी डिफरेंस है, जो पॉलिसी बनाती है टॉप मैनेजमेंट यानी जो मिनिस्ट्री लेवल पे जो पॉलिसी बनती है या रूल्स और रेगुलेशन जो होते हैं वो टेक्निकली पॉलिसी से रिलेट करते हैं, लेकिन जो इसकी डिग्री है वो दूसरे लेवल्स पे कम हो जाती है, ठीक है। दूसरे लेवल्स में जो पॉलिसी मेकिंग इतनी शिद्दत से नहीं होती है, और प्लानिंग जो होती है वो हर लेवल पे डन होती है, यानी बेशक वो मिडल हो, टॉप हो, लोअर लेवल हो, हर एक पे प्लानिंग ज़रूरी होती है। प्लानिंग जो टॉप लेवल पे होती है वो मैक्रो प्लानिंग होती है, वो इस तरह से डिफरेंस है कि वो लो लेवल मैनेजमेंट में मिनी प्लानिंग होती है या माइक्रो प्लानिंग होती है। आगे से हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल या स्कूल मैनेजमेंट में के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्या हैं। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल यानी कि एजुकेशनल मैनेजमेंट या स्कूल मैनेजमेंट की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। एम्स और ऑब्जेक्टिव जो कि स्कूल मैनेजमेंट के थे वो सेम तरीके से डिटरमाइन किए जाते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 1979 में एजुकेशन पॉलिसीज में बताए थे। पॉलिसी के मुताबिक जो एम्स ऑफ एजुकेशन थे वो ये थे, ठीक है, जो आपको बताए जाते हैं, ठीक है। जो पाकिस्तान के लोग हैं उनके जहनों में जनरली आमतौर पर और ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के जहनों में जो इस्लाम से जो मोहब्बत, वफ़ादारी, इस्लाम और पाकिस्तान से वफ़ादारी को डालना, को परवरिश देना और इस चीज़ को कॉन्शियसली जानना कि उनकी जो रूहानी और जो नज़रियाती है क्या शनाहत है, और ये कि वो क़ुव्वत के तौर पर मुत्तहिद हों, पाकिस्तान के लोग जो है क़ुव्वत के तौर पर मुत्तहिद हों, निज़ाम जो उनका वो मुनसिफ़ाना और इंसाफ पर मबनी हो, ठीक है। और हर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के अंदर इस चीज़ की आगाही को पैदा करना कि जो है वो एक पाकिस्तान की कौम का मेंबर होने के साथ साथ जो आलमी तौर पर मुस्लिम उम्मत है उसका भी रुकन है, उसका भी मेंबर है, और उसे बताना कि उससे तवक्का की जाती है कि वो जो पूरी दुनिया में, पूरे ग्लोब में जो मुसलमान रहते हैं उनके साथ जो है वो फेयर कंट्रीब्यूशंस करे, यानी फेयरली जो है उनके लिए कंट्रीब्यूट करे ताकि उनकी बेहतरी के लिए जो है वो काम करे। दूसरी तरफ और साथ हम इस चीज़ में मदद करे कि इस्लाम को जो है पूरी दुनिया में फैलाने में जो है वो मदद करे, ठीक है। आगे से आ जाता है ऐसे शहरियों को जो है वो प्रोड्यूस करे, यानी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि ऐसे शहरी बनाए
जो पाकिस्तान के साथ जो है वो ये जो पाकिस्तान में काम होते हैं या जो उसकी नज़रियाती बुनियादें हैं, जो तरीक़ है उसकी या उसकी सकाफ़त है, उसके साथ जो है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बातचीत करने वाला हो, ताकि वो अपने जो वर्सा है उसके बारे में प्राउड फील करे और कंट्री के और मुल्क के जो मुस्तकबिल है उसके लिए जो है एक ठोस जो है अकायदे यकीन को जो है शो ऑफ करे, जो कि इस्लामिक स्टेट में रहते हैं, ठीक है। और अपने किरदार को, अपने काम करने के तरीक़ों को यानी तर्ज़ अमल को और अपनी मोटिवेशंस को, जो उससे उसको मोटिवेशन मिलती है, उसको जो है कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो है डेवलप करे और उबारे और पैदा करे एज अ ट्रू मुस्लिम, कि वो एक सही मुसलमान के तौर पर जो है वो उभरे। पाकिस्तान के हर शहरी को जो है इक्वल एक जितनी मुस्तफाना एजुकेशनल मौके मिलने चाहिए और उसको प्रॉपरली देखा जाना चाहिए। और जो मिनॉरिटीज़ हैं जैसे मुस्लिम्स नहीं हैं, दूसरे मज़हब से बिलोंग करते हैं, उनको मुनासिब जो है फैसिलिटीज़ दी जानी चाहिए और मुनासिब सहूलियात के साथ साथ जो है उनको रिलीजियस डेवलपमेंट, उनको आज़ादी दी जानी चाहिए कि वो अपनी रिलीजियस को डेवलप कर सके, ताकि वो कौमी एफर्ट्स में जो है इफेक्टिवली मसर तरीके से पार्टिसिपेट कर लें, ठीक है। उनको जो है क्वालिटी एजुकेशन देनी जानी चाहिए और उनके अंदर इस चीज़ की कैपेसिटी को डेवलप किया जाना चाहिए कि यानी कि हर जो पर्सन है उसकी पोटेंशियलिटी, उसमें क्या सलाहियत है उसको देखा जाना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग की जानी चाहिए और फिर दोबारा से ट्रेनिंग की जानी चाहिए, ठीक है। उनके अंदर जो क्रिएटिव और न्यू चीज़ें जो उन लोगों के अंदर डेवलप करनी है वो इस तरीके से, इस नज़रिए से की जानी चाहिए कि वो अपनी सलाहियतों को मौसर तरीके से मैनेज कर सकें, जैसे माशरे में या कौमी या लिहाज से जो कि इस्लाम के वैल्यू सिस्टम से जो है या इस्लाम के इक़दार से जो है मिलता जुलता हो। जो मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल है यानी कि इतना फंक्शनल, यानी कि मिनिमम यानी कि फंक्शनल लिटरेसी यानी कि शरह ख़वानगी जो समझ बूझ रखती हो, जो आम काम करने के लिए जितनी इंसानों को समझ बूझ चाहिए आजकल के रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने के लिए, जितना उनको नॉलेज आता है उसका मिनिमम जो लेवल है, जो काबिल कबूल लेवल है कि इतना बंदे को आना चाहिए कि वो अपनी अच्छी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकता है, वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए। और ज़रूरी एजुकेशन जो है वो तकरीबन तमाम मुल्क में रहने वाले तमाम शहरों को, ख़ास तौर पर जो यंग लोग हैं उनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ना कि ये देखा जाना चाहिए कि उनका जो है ये फेथ क्या है, उनकी कास्ट क्या है, वो किस नस्ल से बिलोंग करते हैं, ताकि उनको इस काबिल बनाया जा सके कि वो कंट्री में प्रोडक्टिवली पार्टिसिपेट करें और कंट्री की टोटल एफर्ट में जो है वो इजाफा करें। उनके बीच जो है पैदा करना है इंटरेस्ट और मोहब्बत, के वो लर्निंग से मोहब्बत करें। और जो यूथ है, यंग जनरेशन है, जैसे गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं, उनके बीच डिसिप्लिन को पैदा करना कि वो हर काम मैनरली तरीके से करें। और हर जो स्टूडेंट है, हर शागिर्द है, वो अपने आप को इस चीज़ में रंग ले कि जो एजुकेशन जो है वो कंटिन्यूस है और लाइफ लॉन्ग, यानी वो थ्रू आउट ज़िंदगी जो है हासिल करता रहता है, ठीक है। उबारनी यानी साइंटिफिक और वोकेशनल जो रवायती ये टेक्निकल एजुकेशन होती हैं और साइकोलॉजिकल एजुकेशन को जो है उबारना चाहिए और मजबूत करना चाहिए, और ट्रेनिंग को उबारना चाहिए और में रिसर्च को उबारना चाहिए, और जो इससे इल्म आता है उसको माशरती और माशी लिहाज से कंट्री की डेवलपमेंट में खर्च करना चाहिए या यूज़ करना चाहिए, ताकि खुद ही पर इंहिसार करने वाली और फ्यूचर में आने वाले वक्त में सिक्योर जो नेशन है उसको बिल्ड किया जा सके। आगे से आ जाते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन या स्कूल मैनेजमेंट एंड रिलेटेड इश्यूज़, यानी एजुकेशन मैनेजमेंट या स्कूल मैनेजमेंट के पहलू और उनसे रिलेटेड इश्यूज़ क्या हैं उसको देखते हैं, ठीक है। एजुकेशनल मैनेजमेंट या स्कूल मैनेजमेंट की जो एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं, वो ये हैं कि सोसाइटी की नीड्स एंड एस्पायरेशन, जो सोसाइटी की ज़रूरियात है माशरे की और उनकी तवक्कात, वो द पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव, जो उनके पॉलिसी बनाई जाती है या ऑब्जेक्टिव जो हासिल करने हैं चीज़ें, रिसोर्सेज क्या ज़राए पाए जाते हैं, आउटकम्स क्या रिजल्ट आते हैं, ठीक है। जो एजुकेशनल मैनेजमेंट में जो इश्यूज़ होते हैं वो उनका कंसर्न जो होता है
वो 5 मेन एजुकेशनल मैनेजमेंट एस्पेक्ट से होता है, 5 एजुकेशन के पहलुओं से होता है। और वो ये है, द पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स, यानी पॉलिसी क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रिसोर्सेज क्या है, मैनेजमेंट क्या है और सिस्टम क्या है। हम जो है शो करते हैं क्रिटिकल एरियाज जो कि इन इश्यूज़ को जो है पैदा करती है। ठीक है, ठीक है। सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट है, इनपुट टू द सोसाइटी से हमें क्या मिलता है, रिसोर्सेज मिलते हैं, ज़राए मिलते हैं, पॉलिसी मिलती है, ऑब्जेक्टिव्स जो सोसाइटी ने डिसाइड किया होता है ये हमने लेना है, और जो पॉलिसी बनाती है वो मिलती है। प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, मैनेजरियल प्रोसेस होता है, मैनेज किया जाता है, और प्रोसीजर यानी सेट ऑफ स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। आउटपुट में क्या आता है, रिजल्ट या आउटकम्स आता है, और वो सोसाइटी और इन्वायरमेंट में दोबारा से इम्प्लीमेंट हो जाता है। फिर हमें फीडबैक मिलता है, फिर इससे सोसाइटी इन्वायरमेंट के हम रिसोर्सेज और पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव्स से जो है मैनेज करके जो आउटपुट हासिल करते हैं। तो ये चलता जाता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। अब देखते हैं मेजर सोर्सेज ऑफ एजुकेशनल इश्यूज़, जो नहीं एजुकेशनल इश्यूज़ के जो मेजर सोर्सेज हैं वो कौन से हैं। ठीक है, वो ये है रिसोर्स इश्यूज़, यानी कि जो चीज़ें हैं ज़रा है उनका इश्यूज़। रिसोर्स ह्यूमन भी हो सकता है, यानी स्टूडेंट्स हो सकते हैं या स्टाफ के मेंबर्स हो सकते हैं। ज़राए में हमारे पास जो है वो मटेरियल हो सकते हैं, यानी जो फंड्स होते हैं स्टूडेंट्स देते हैं, फीसेस हो जाती है, फैसिलिटीज़ जो उनको प्रोवाइड की जाती है, इक्विपमेंट्स, हथियार यानी चेयर्स, टेबल्स, जो चीज़ें उन्हें प्रोवाइड की जाती हैं वो हो सकते हैं। और कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकते हैं, यानी रुकावटें, वो पॉलिसी हो सकती है, रेगुलेशन हो सकती है, नज़रिया हो सकता है वगैरह। तो ये रिसोर्स इश्यूज़ हैं। ठीक है, ये तो रिसोर्स के इश्यूज़ थे जो चीज़ें थी। अब प्रोसेस के इश्यूज़ हैं। ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल इश्यूज़ हो सकते हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेशन में जो इश्यूज़ आते हैं या मैनेज करने में जो इश्यूज़ आते हैं वो हो सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, पावर हो सकती है, किसी की पावर का इशू हो सकता है, कुरिकुलर अथॉरिटी जिसके पास है वो इशू हो सकता है, टीचिंग स्ट्रेटजीज इशूज़ हो सकती है। ठीक है, प्रोग्राम्स की नेचर का इश्यूज हो सकता है। ठीक है, ओवरऑल जो प्रोडक्शन पैदा हो रही है उसके प्रोसेस, जो एजुकेशन में उसका प्रोसेस है वो इशू हो सकता है। देन अब हम ये तो रिसोर्स इशूज़ थे, ये प्रोसेस में इशूज़ थे। अब जो आउटपुट रिजल्ट आ रहे हैं उसके इशूज़ देखते हैं। ठीक है, जो एजुकेशनल में जो रिजल्ट के इशूज़ हैं वो नंबर ऑफ़ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स होते हैं, यानी जो आउटपुट में कितने स्टूडेंट्स को काम है वो रिटेंशन रेट यानी कितना बरकरार रखा है, ड्रॉप आउट्स वो हो सकते हैं, या हाउ जो कि ऑब्जेक्टिव्स पहले से सेट की गई थी उससे एजुकेशनल सिस्टम कितना जो है मीट किया, मिला है, यानी कितना उसने उसको हासिल किया। आगे से सोसाइटल इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, जो एजुकेशन की मैनेजमेंट को अफेक्ट करते हैं वो सोशल हो सकते हैं, माशरा हो सकता है, पॉलिटिकल इश्यूज हो सकते हैं, सियासी इश्यूज हो सकते हैं, कल्चरल यानी सकाफती इश्यूज हो सकते हैं, इकनॉमिक माशी इश्यूज हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी के लिहाज से इश्यूज हो सकते हैं। अब इन इश्यूज़ को पाकिस्तान के लिहाज से देख सकते हैं। ठीक है, इनपुट इश्यूज़ कौन से हो सकते हैं, यानी हमने पाकिस्तान में कौन सा काम जो है वो इंट्रोड्यूस करा है, कौन से हमारे ऑब्जेक्टिव हैं या क्या हमने देना है, इनपुट देना है। द इशू ऑफ इस्लामाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंटरप्राइज, यानी हमने एजुकेशन की मैनेजमेंट और प्रोसीजर को इस्लाम के मुताबिक बनाना, ये इशू हो सकता है, इनपुट इशू। इशू ऑफ इनएडुकेसी अनरिलायबिलिटी ऑफ द रिसोर्स हो सकता है, यानी नाकाफी ज़राए की जिम्मेदारी हो सकती है, जैसे कि फंड्स या स्टाफ फैसिलिटीज़ ये नाकाफी हो, ये हो सकता है। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या प्रोडक्ट्स को मैनेजिंग करने में रुकावट बन सकता है, यानी कि उनकी कमी हो सकती है, फंड्स की, स्टाफ की या फैसिलिटीज़ की। आगे से हमारे पास पाकिस्तान के लिहाज से हम प्रोसेस इशूज़ को देख लेते हैं। ठीक है, पाकिस्तानी इश्यूज़ के लिहाज से प्रोसेस में जो आते हैं वो इशू ऑफ कुरिकुलर होता है, यानी कि सिलेबस या कंटेंट जो बच्चों की एक्टिविटीज़ करानी है वो क्या मुनासिब स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हैं या उनकी सही से डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन या डिपार्टमेंट में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उस वो किस हद तक जो है वो प्रमोट किया जाना चाहिए, या फिर वो यानी अफेक्टिवनेस में यानी जो मौसर साबित होने वाली चीज़ों में रुकावट बन रहा है, या एजुकेशन प्रोसेस की एफिशिएंसी को जो है अफेक्ट करता है, या वो कितनी जो है किसी भी एजुकेशन प्रोसेस में जो एफिशिएंसी है या इफेक्टिवनेस है उस पर रुकावट बन रही है। ठीक है, इशू ये हो सकता है कि कौन सी मेथडोलॉजीज जो है टीचिंग में अडॉप्ट करनी चाहिए, यानी टीचिंग में अप्लाई करनी चाहिए, और ये मेथडोलॉजीज कितनी देर तक जो है वो काबिल कबूल है, यानी कि क्वालिटी रिजल्ट कितनी देर तक वो देती हैं। ठीक है, प्रोसेस इश्यूज़ में से एक एजुकेशनल एग्जामिनेशन प्रोसीजर का भी इशू आ जा सकता है कि वो कैसे मुनासिब बनाया जाए और उसको किस तरह से स्टैंडर्डाइज किया जाए, किस तरह से उसके बेहतरी के लिए काम किया जाए।
अब आउटपुट के इश्यूज़ को देख लेते हैं। जो बायनरी इशू आते हैं, ये हमें किस तरह से पता लगेगा कि जो सिस्टम है उसका आउटपुट जो है वो इनफ सूटेबल है, यानी कि काबिल अमल है, यानी कि जो आउटपुट हमारे पास आया वो काबिल कबूल है। ठीक है, यहाँ हम क्या कहते हैं, जो प्रोड्यूसिंग करने के लिए जो महसूस कैटेगरीज या आउटपुट की महसूस कैटेगरीज को जो हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसके लिए हम ओवर प्रोसीजर्स तो नहीं कर रहे, ज़्यादा तो नहीं स्टेप्स को फॉलो करें। तो ये आउटपुट के इश्यूज़ है। आगे से सोशल इश्यूज़ आ सकते हैं। सोशल इश्यूज़ भी 3 तरह के हो सकते हैं, सियासी हो सकते हैं, माशरती हो सकते हैं, या कल्चर सकाफती हो सकते हैं। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो हमारे पास आ जाए कि कोई ऐसा चीज़ है जो सियासी सिस्टम से यानी पॉलिटिकल सिस्टम से आता है और वो एजुकेशन सिस्टम को अफेक्ट कर देता है। ठीक है, यानी सोशल इश्यूज आ सकते हैं। जो एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं उसको हासिल करने के लिए सबको जो है एक जितनी मौके मिलने चाहिए, और एक जितनी जो है उसको हासिल करने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी एक जितनी होनी चाहिए। आगे से कल्चर आ जाता है, यानी सकाफत आ जाती है। कल्चर को कितनी देर तक जो है प्रोटेक्ट किया जाता है, यानी बचाया जाता है, प्रमोट किया जाता है, और एजुकेशन में जो है ना वो हड़प किया जाता है, यानी तबाह किया जाता है। अगर हमने एजुकेशनल मैनेजमेंट में इन इश्यूज़ को डायमेटिक करनी है, इनको सॉल्व करना है, तो उसका ट्रीटमेंट के लिए जो है 3 जो है बेसिक प्रोसीजर्स बताए गए हैं। जब उसको देख लेते हैं कि हमें बिल्कुल जो इशू है ना उसका सोच समझ के जहन से दिमाग लगाकर और जो उस पर काबिल असर हो ऐसा जो एनालिसिस देना है। हमें पहले जानना है कि जो इशू है उसकी वजह क्या है, वो किधर से अराइज हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, और पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस जो पॉसिबल रिजल्ट्स हैं वो क्या है, क्या इसमें शॉर्ट टर्म या थोड़े वक्त के लिए या ज़्यादा वक्त के लिए इम्प्लीकेशंस की जा सकती हैं, और जो पॉसिबल मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज हैं जिनको हम कर सकते हैं वो कौन से जो हमारे लिए पॉसिबल हैं। दूसरा प्रोसीजर ये हो सकता है कि हम रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन करें। ऐसी रिसर्च जो होती हैं जो इश्यूज़ की है को रेमिफिकेशन प्रोवाइड करें, यानी इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हमें चीज़ें और प्रोवाइड करती हैं, और जो है पॉसिबल स्टेप्स को देना बताना है कि किस तरह से हम इन इश्यूज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं और ठीक है इनके रहाइश दे सकते हैं। ठीक है, या तो थर्ड ये हो सकता है यहाँ हम डिस्कशंस करें, बातचीत करें या वर्कशॉप्स करें इशू से रिलेटेड, और उसकी इम्प्लीकेशन इसके से रिलेटेड क्या वो शॉर्ट टर्म होगी या लॉन्ग टर्म होगी। ये मैनेजमेंट प्रैक्टिस में जो है वर्कशॉप वगैरह अटेंड करें तो ये हो सकता है। अब आ जाता है थर्ड, आ जाता है हमने ऑब्जेक्टिव्स देख लिए, एस्पेक्ट्स देख लिए, अब हम आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट के क्या असूल है उनको देखते हैं। एक प्रिंसिपल यानी असूल जो होते हैं वो एक जनरेशन होती है जिसको एक्सेप्ट किया जाता है ताकि सिस्टम को अच्छे तरीके से रन किया जा सके। ठीक है, किसी भी डिसिप्लिन में किसी भी पेशे में जो सीरियस थिंकर है उसका गोल या उसका मकसद जो होता है वो ये होता है कि उसने ऐसे असूल जो है वो बनाने हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जिससे वो कंसर्न करता है, यानी जिससे वो रिलेट करता है। ठीक है, जो मैनेजमेंट की एवेलुएशन में जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था उनमें से एक हेरल्ड फ्योल भी है। उसने जो है जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को है उसको डेवलप करने में अदा किया था, यानी उनको डेवलप करने में मौसर काम अदा किया था। वाई आर प्रिंसिपल्स यूजफुल, क्यों जो है वो प्रिंसिपल्स जो है वो यूज़फुल होते हैं। ठीक है, किसी भी मैनेजर के लिए जो प्रिंसिपल्स है वो यूज़फुल हो सकते हैं इन 3 रीजंस की वजह से। हम ये रीजंस को 1 बाय 1 जो है वो देखते हैं। फर्स्ट में आ जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये हो सकता है कि ये मैनेजर को प्रिंसिपल जो है मैनेजर को हेल्प करते हैं कि वो मुनासिब जो है डिसीजन ले सकें। किस हद तक जो मैनेजर किसी भी सिचुएशन में जो है असूलों को अप्लाई कर सकता है या गैस वर्क को ख़त्म कर सकता है या मजबूत जो है फैसले वो ले सकता है रिजल्ट के तौर पर। ठीक है, सेकंड प्रिंसिपल्स की वजह से जो है उसका वक्त बच जाता है। अगर कोई जो है प्रिंसिपल्स स्कूल मैनेजमेंट में के प्रिंसिपल्स को लर्न करता है सीखता है मिसाल के तौर पर, फिर उसे कम एक्सपीरियंस चाहिए होगा कि वो इफेक्टिव मैनेजर बन जाए। ठीक है, उसने वो प्रिंसिपल सीख लेगा तो उसको एक्सपीरियंस से नहीं सीखना पड़ेगा, वो प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हुए अच्छा जो है मैनेजर बन जाएगा। ठीक है, वो बातचीत ज़्यादा तेज़ी से कर सकेगा और ज़्यादा मुनासिब तरीके से कर सकेगा जब जो है ये प्रिंसिपल्स यानी ये जो असूल हैं ये किसी भी काम करने के लिए जो गाइडलाइंस हैं वो प्रोवाइड करेंगे। थर्ड हमारे पास आ जाता है
ठीक है। जो थर्ड प्रिंसिपल है वो इस काबिल करता है कि लोगों को कि हम यानी कि इंफॉर्मेशन जनरेशन टू जनरेशन पास करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। जो बहुत ज़्यादा टाइम है वो वेस्ट होता है जब जनरेशन जो होती है किसी चीज़ को जो एक्सपीरियंस के थ्रू जो है वो सीखती है। ठीक है। अब जो है बस वो उसको असूल के प्रिंसिपल से देखेगी कि जो पहली जनरेशन है उसको क्या एक्सपीरियंस कर के हासिल कर लिया है। ठीक है। वो किसी हद तक प्रिंसिपल्स को डेवलप करती है और अप्लाई करती है। इस तरह से जो है वेस्ट वो कम हो जाता है। जो मैनेजमेंट थ्योरीज हैं और जो उसको प्रैक्टिशनर हैं जो मैनेज करते हैं वो इस बात पे कम्प्लीटली एग्री नहीं है कि जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो पहले से डेवलप हो चुके हैं या दर हकीकत अभी उनको डेवलप करना है। ठीक है। ये जो एग्रीमेंट से जो लैक ऑफ एग्रीमेंट है जिस पे एग्री नहीं हुआ है ये जो दोनों तरीक़ों से ये समझ आ जाने के काबिल है और ये आपस में जो है वो मौसर साबित हो सकता है ताकि जो है जो आगे से स्पीच है डिबेट है या रिसर्च है उसकी हौसला अफजाई की जाए। क्यों जो है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। इस नुक्ता से हम इस टेक्स्ट को देखते हैं जैसे कि बहुत सारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो डिस्कवर हो चुके दरियाफ्त हो चुके हैं और बहुत सारे जो है रिसर्च के थ्रू डेवलप किए जाएंगे। और जो मैनेजमेंट पे जो कंटेम्पशन है कंटेम्पलेशन है यानी गौर फिक्र है वो कंटिन्यू रहेगी वो जारी रहेगी। ताहम जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो इसने एग्जैक्ट तरीके से नहीं बनाए जाते जैसे कि फिजिकल साइंस के प्रिंसिपल बनाए जाते हैं। ठीक है। इसमें कुछ हम छोड़ भी सकते हैं इस प्रिंसिपल में जो मैनेजमेंट में है जैसे कि बिहेवियर ऑफ पीपल होता है लोगों के बिहेवियर को हमने देखना होता है जबकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं इतने डिजिट नहीं होते ये प्रिंसिपल्स जो कि मैनेजमेंट में होते हैं। आगे से हम आ जाते हैं एथिक। चूँकि स्कूल मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स की बात हो रही है तो जो कि मैनेजमेंट का एक एलिमेंट है प्लानिंग। ठीक है। अब हम प्लानिंग प्रिंसिपल्स को देख लेते हैं कि प्लानिंग में जो असूल है वो क्या होते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स यानी कि जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके क्या असूल होंगे कि जो हमने हासिल करने हैं यानी जो प्लानिंग आपने स्टार्ट करनी है उसके लिए आपके जहन में जो क्लियर कट गोल होना चाहिए कि आपने क्या हासिल करना है। अगर किसी को जो ऑर्गेनाइजेशंस का बुनियादी या बेसिक नॉलेज नहीं पता तो वो अगर वो सीनियर मैनेजर की सीट पर है तो वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि को ऑर्गेनाइजेशंस के जो ह्यूमन मटेरियल है कि कौन लोग की क्या क्या एफिशिएंसीज हैं या क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं और जो फिनंशियल सोर्सेज मौजूद हैं उनको अच्छे से मैनेज नहीं कर सकेगा। आगे से आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ एडुकेट अल्टरनेटिव यानी कि मुनासिब जो अल्टरनेटिव है उसका असूल। बहुत सारे जो है और डिफरेंट वैरायटीज ऑफ अल्टरनेटिव जो है वो दिए जाने चाहिए ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। मैनेजर को ज़िंदगी गुजारने के लिए इतना सामान दिया जा सके कि वो ऐसे डिसीजन बना सके के काबिल हो जाए जो काबिल कबूल हो। अक्सर जो मैनेजर्स होते हैं जो किसी भी प्रॉब्लम के सलूशन के लिए जो लॉजिक्स के लिहाज से जो अल्टरनेटिव सही होते हैं उसको डिस्कवर करने के लिए जो है डीपली नहीं सोचते जितना कि उनको सोचना चाहिए। मिसाल हम लेते हैं कि बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं कि हम किस तरह से कॉस्ट को कम करें यानी कि कम से कम पैसे जो है खर्च करें या हम रेवेन्यू को ज़्यादा जनरेट करें यानी ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें और कम खर्च करें। इसके बारे में डिफरेंट तरीके से सोचा जा सकता है। आगे से आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीजेंसीज यानी हंगामी सूरत हाल में जो असूल होते हैं वो। ठीक है। जो भी प्रिंसिपल्स हैं जो भी प्लान है वो इस तरह से बनाया जाए कि वो एक लिखी हुई फॉर्म एक्शंस को लिखा हुआ होना चाहिए कि ये एक्शंस परफॉर्म किए जा सकते हैं ताकि जो हंगामी सूरत हाल है उससे बचा जा सके या उसको कवर कर ले। ठीक है। मैनेजमेंट दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट को जो है तैयार रहना चाहिए अपनी प्लानिंग में ही ऐसी चीज़ें जो उसने एक्सपेक्ट नहीं की और वो पॉसिबल मुमकिन हो सकती हैं लेकिन वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो होंगी उनके लिए भी जो है वो प्लानिंग में तैयार रहना चाहिए। अब ऑर्गेनाइजिंग में जो प्रिंसिपल्स काम आते हैं यानी कि अब हमने ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग के प्रिंसिपल देखे अब हम एलिमेंट देखते हैं ऑर्गेनाइज जब करते हैं मैनेजमेंट में तो उसके क्या असूल हैं। पहले आ जाता है यूनाइटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल। जब किसी इंसान ने
जो है सिंगल सुपरवाइज़र को रिपोर्ट करना है, यानी कि अपना एहतसाब जो सिंगल सुपरवाइज़र को देना है। तो उसकी जो पर्सनल अकाउंटेबिलिटी है, यानी जो उसका पर्सनल एहतसाब होगा, जो वो परफॉर्मेंस करेगा, वो देगा, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। प्रैक्टिस में ताहम जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर जो होते हैं डिफरेंट जो सुपरविजन्स हैं उनको रिपोर्ट करते हैं। इससे जो है कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है, जो कि अटेंशन को डिवाइड कर देती है और दूसरी जो है प्रॉब्लम्स का बायस बनती है। ठीक है, इसलिए जो है सुपरवाइज़र एक ही होना चाहिए जिसको रिपोर्ट करना है। अगर डिफरेंट सुपरवाइज़र को करेगा तो इस तरह से प्रॉब्लम, कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे से एडिक्वेसी ऑफ अथॉरिटी प्रिंसिपल, यानी अथॉरिटी की जो है वो मुनासिब होनी चाहिए। ठीक है, जो मुनासिब जो है अथॉरिटी जो है किसी भी पर्सन को मिलनी चाहिए ताकि वो अपने काम को ख़त्म कर सके, जो कि अपने रिज़ल्ट के बारे में जवाब दे है, तो उसे थोड़ी सी अथॉरिटी दी जानी चाहिए कि वो खुद से करके अपने बेहतर रिज़ल्ट दे सके। ठीक है, अक्सर लोगों को जो मकासद या गोल दिए जाते हैं कि आपने इस तरह से करना है, लेकिन उनको इतनी पावर या इतनी अथॉरिटी नहीं दी जाती कि वो उसे हासिल कर लें। मिसाल के तौर पर कि एक सुपरवाइज़र है, वो अपने वर्कर्स को कहता है कि उन्होंने प्रोडक्शन को जो है इम्पोर्टेंट हद तक जो है वो बढ़ाना है, लेकिन ये नहीं करता कि किस तरह से एम्प्लॉयज़ जो है ओवर टाइम अगर करें, यानी ज़्यादा देर काम करें तो ही ये हो सकता है। तो ये नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती, जस्ट जो है वो गोल बताया जाता है। आगे से आ जाता है स्कॉलर या चेन ऑफ कमांड प्रिंसिपल। स्कैलर यानी एक जगह रुकी हुई कमांड्स की चेन, यानी रूल्स या स्टेप्स कमांड्स के, वो प्रिंसिपल। ठीक है, जब अथॉरिटी की लाइन है वो सीनियर एग्जीक्यूटिव जो ऊपर काम करने वाला है वो क्लियरली नीचे की तरफ से आएगी, यानी ऊपर से नीचे वाले पर्सन की तरफ, दैन उससे नीचे लो लेवल पोजीशन में क्लियरली आएगी। तो जिधर आपने सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स कर दिया हुआ है, इस तब जो है सबकी अकाउंटेबिलिटी यानी सबका एहतसाब जो है वो आसान हो जाएगा। अक्सर जो है इस प्रिंसिपल्स को वायलेट किया जाता है, यानी इसकी खिलाफवर्जी की जाती है, और कुछ जो लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो उन्होंने किस तरह से अपने रिलेशनशिप्स को रिपोर्ट करना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एलिमेंट स्टाफिंग, उसमें प्रिंसिपल्स को देखते हैं। फर्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपिंग अ सक्सेसर। ठीक है, यानी कि कामयाब इंसान को बनाना। हर मैनेजर को चाहिए कि जो उसके मातहत काम करने वाले हैं उनको ट्रेन करे और वो अपने काम को वक्ती तौर पर या फिर मुस्तकिल तौर पर जो है बेहतर बना सकें। जो अक्सर जो है वायलेट किया जाता है, नहीं माना जाता, वो ऐसा असूल है जो कि मुनासिब मैनेजमेंट के बेसिक प्रिंसिपल पे है। अक्सर क्या होता है, कोई बैकअप पर्सन मौजूद नहीं होता, जैसे कि अगर कोई मैनेजर्स की पोजीशन पे आ वो लड़का है या लड़की, अगर वो रिज़ाइन कर देता है, अपनी जॉब को छोड़ देता है, तो कोई जो है बैकअप पर्सन नहीं मौजूद होता, या वो रिज़ाइन कर देता है वो मैनेजर, या वो प्रमोटेड या आगे तरक्की कर जाता है, या वो बीमार हो जाता है, या फिर वो छोड़ जाता है, तो जो बैकअप पर्सन नहीं मौजूद होता, तो स्टाफिंग में एक बैकअप पर्सन भी मौजूद होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजर एवेलुएशन, मैनेजर्स जो है अच्छे तरीके से एवेलुएट कर सकता है किस तरह से कि क्या उन्होंने हासिल किया, देन वो जो है उसे एवेलुएट करेगा। जो असूल हैं वो आसान तरीका है कि आप उसको अप्लाई करें, जबकि जो आपके पास रिजल्ट आता है वो क्वांटिटी में होता है, यानी क्वान्टिफिएबल होता है, तो असूल ही बेहतर तरीका है कि आप उसे इजीली अप्लाई करें। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट की डेवलपमेंट का प्रिंसिपल आ जाता है, चूँकि जो मैनेजमेंट में परफेक्शन बिल्कुल परफेक्ट हासिल करना वो अनअटेबल है, वो कभी हासिल नहीं की जा सकती। हर वक्त मैनेजर को पे इम्प्रूव लाने की ज़रूरत होती है कि मैनेजर को ऑलवेज इम्प्रूव करते रहना चाहिए। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल जो है जो एडिशनल ट्रेनिंग के लिए जो इनकरेजेस है वो ख़त्म हो जाती हैं और डेवलपमेंट जो है इससे हो जाती है। आगे से हमारे पास आ जाता है डायरेक्टिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, डायरेक्टिंग प्रिंसिपल्स के भी यानी डायरेक्टिंग एलिमेंट के प्रिंसिपल्स असूल उसको देखते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो मैनेजर्स के पर्सनल अपने पर्सनल मकासद हैं वो भी वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स से जो है हम आहंग हों, यानी मिलते जुलते हों। ये बात क्लियर है कि मैनेजर
जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के जो ऑब्जेक्टिव है उसके जो खिलाफ काम करता है, तो वो उसके असूलों को जो है वायलेट करता है, तोड़ता है। आगे से आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजर्स एग्जाम्पल। ठीक है, जो लोग हैं उसके मातहत करने वाले, उनको जो है मैनेजर ने जो भी कहा है उसको फॉलो करना है। इस प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैनेजर को अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मैं ऐसी कोई मिसाल रखता हूँ कि जो मैं चाहूँ कि दूसरे जो है वो उसको फॉलो करें। ठीक है, तो इसने अपने आप को में एक मिसाल रखनी है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, जो मनी होती है और जो दूसरे फिनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं वो मोटिवेशनल फोर्स के लिए इनकम्प्लीट होते हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल इंसेंटिव्स जो होते हैं, यानी कि साइकोलॉजिकल आपने जो अप्रिशिएशन करनी है उससे जो है आप हासिल कर सकते हैं मोटिवेशन का हाईएस्ट लेवल। जो पर्सनल होते हैं, जो उसमें काम करने वाले होते हैं, वो ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो कि चैलेंजिंग वर्क हो, यानी जो काम करने वाला वर्क हो और ऐसा काम हो जो कि फिनंशियली बेनिफिट्स में जो है वो इजाफा करे, यानी जो फिनंशियली जो है वो बेनिफिट दे। ठीक है, कंट्रोलिंग प्रिंसिपल्स आ जाता है। आगे से आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड्स, यानी हर एक्टिविटी के लिए कोई ना कोई स्टैंडर्ड्स बनाए जाने चाहिए कि उस स्टैंडर्ड तक जो है वो एक्सेप्टेबल होगी और वो क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए और इतनी क्लियर होनी चाहिए जितनी वो हो सकती है। आगे से आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, जो परफॉर्मेंस मैयर की जाए या कंपेयर की जाए स्टैंडर्ड्स के खिलाफ मैयर की जाए, जो स्टैंडर्ड्स है उसको फॉलो ना करते हुए मैयर की जाए, तो वो स्टैंडर्ड जो है वो यूजलेस है। ठीक है, मैयर में बहुत सारी जो है वो चेंजिंग ला सकती है, लेकिन वो फ़ायदेमंद नहीं हो सकती अगर जो उसका मेथड है या एक्टिविटी है वो एवेलुएटेड नहीं की। उसकी जो मेथड या उसकी एक्टिविटी है उसको एवेलुएट किया जाना चाहिए, उसका तज्जिया किया जाना चाहिए। ऐसे आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ करेक्टिव एक्शन। जब हम परफॉर्मेंस को मैयर करते हैं और हमें पता है कि जो स्टैंडर्ड्स है वो नहीं पूरे हुए, ठीक है, तो मुनासिब करेक्टिव एक्शन है उसको लिया जाना चाहिए। ठीक है, जो रोंग है उसको अगर ना करेक्ट किया जाए, उसमें करेक्ट करने में फेल हो जाए, तो फिर इससे ह्यूमंस और अदर रिसोर्स का जो है वो नुकसान हो जाता है। ठीक है, आगे से हम आ जाता है स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। ठीक है, स्कोप और सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्कूल मैनेजमेंट से हम स्कूल मैनेजमेंट को पहले समझ लेते हैं। ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट में क्या होता है, जो स्कूल ने ऑब्जेक्टिव्स सेट किए होते हैं उसको हासिल करने के लिए हम जो स्कूल है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, डिफरेंट काम करता है। ठीक है, उसमें इस्तेमाल करता है टाइम को, लोगों को, मनी को और मटेरियल को इकोनॉमिकली माशी तौर पर जो है वो यूज़ करता है, तो वो क्या होती है, स्कूल मैनेजमेंट होती है। स्कूल मैनेजमेंट को आगे से फर्दर डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो सब्जेक्ट मैटर स्कूल मैनेजमेंट में इंक्लूड होते हैं उसको बताया गया है। यही जो है सब्जेक्ट मैटर या स्कोप ऑफ स्कूल मैनेजमेंट है, जो कि ये है, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ स्कूल प्लान। ठीक है, स्कूल को मैनेज करना, मैनेजमेंट ऑफ कुरिकुलर एंड को कुरिकुलर एक्टिविटीज़, सिलेबस से रिलेटेड और गैर निसाबी सरगर्मियों को जो है वो मैनेज करना, मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना और डेवलप करना, जैसे कि स्कूल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स। मैनेजमेंट ऑफ फिनंशियल रिसोर्सेज, यानी कि फिनंशियल रिसोर्सेज जो मनी से रिलेटेड रिसोर्स हैं उसको मैनेज करना। अब हम इन सब को जो है डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ स्कूल प्लान। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं स्कूल प्लान क्या होता है। स्कूल प्लान एक कम्प्रिहेंसिव टर्म है जिसमें बहुत सारे मीनिंग्स है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जैसे स्कूल की बिल्डिंग, स्कूल का प्लेग्राउंड, ठीक है, स्कूल का फर्नीचर, स्कूल की इक्विपमेंट, यानी कि वो चीज़ें जो क्या यूज़ करता है, चार्ट, पेपर, सीजर्स वगैरह, वो स्कूल की लाइब्रेरी जिसमें बुक्स वगैरह होती है, लेबॉर्ट्रीज जिसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और सो ऑन। ठीक है, अगर जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स है स्कूल के वो हासिल करने के लिए जो मटेरियल या जो फैसिलिटी, जो फिज़िकल सहूलियात, जो फिज़िकली मौजूद सहूलियात हैं वो चाहिए होती हैं, वो सब मिलकर जो है स्कूल का प्लान बनाती हैं। ठीक है, स्कूल प्लान को अफेक्टिवली यूज़ करने के लिए जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं उनको सिस्टमेटिक तरीके से जो अप्लाई किया जाता है ताकि जो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हासिल किए जा सकें। वो क्या होता है, स्कूल प्लान होता है और यही स्कूल प्लान का प्रिंसिपल होता है।
आगे से हम आ जाते हैं मेजरमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कुरिकुलर एंड को कुरिकुलर एक्टिविटीज़। हमने कुरिकुलर और को कुरिकुलर एक्टिविटीज़ को किस तरह से मैनेज करना है स्कूल में, ठीक है। डिफरेंट एजुकेटर्स ने कुरिकुलम को डिफरेंट वे से डिफाइन किया है। एक सिंगल डेफिनेशन जो है एजुकेशनल लिटरेचर में कुरिकुलम की नहीं है, ठीक है। कल के मुताबिक कुरिकुलम की में क्या होती है, हर वो चीज़ जो हम सीखते हैं, जो प्लान की जाती है या जो गाइड करता है हमें वो स्कूल, वो सब कुरिकुलम में आता है, ठीक है। या तो वो किसी ग्रुप में या फिर जो पर्सन हैं वो इंडिविजुअली लहदा उसे करते हैं, या स्कूल से बाहर या स्कूल के अंदर, ठीक है। कल ने आगे से फर्दर ये कहा है कि जो कुरिकुलम है उसको 4 इंटररिलेटेड कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कुरिकुलर के कंपोनेंट क्या हो जाते हैं, कुरिकुलम ऑब्जेक्टिव्स, यानी कुरिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हासिल करना है, नॉलेज क्या होगा, लर्निंग एक्सपीरियंसेस और कुरिकुलम एवेलुएशंस, ठीक है। उसमें क्या नॉलेज कंटेंट डाला जाएगा और क्या लर्निंग एक्सपीरियंसेस होंगे और क्या उसकी रिजल्ट जो है वो आएंगे, ठीक है। कुरिकुलर एक्टिविटीज़ की मैनेजमेंट क्या हो सकती है, कुरिकुलर जो सिलेबस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है तो उसके लिए हमने ये ध्यान में रखना है कुरिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या मकासद हैं, उसमें किस तरह से हमने नॉलेज को सिलेक्ट और प्लान करना है, किस तरह से लर्निंग एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज करना है, करवाने हैं, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी टीचर हैं स्टूडेंट्स को वो एक्सपीरियंसेस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है और स्टूडेंट्स ने उसे परफॉर्म करना है, और एक वैल्यू जजमेंट आपने करनी है, काबिल कबूल जजमेंट आपने करनी है, जो कि कुरिकुलम की ऑब्जेक्टिव्स यानी कितने जो है वो हासिल किए गए हैं उससे रिलेटेड, ये सब जो है वो कुरिकुलर एक्टिविटीज़ में आ जाता है, कुरिकुलर एक्टिविटीज़ में आ जाता है, जो कि एक चाइल्ड को चेंज करता है और उसमें जो है ठोस डेवलपमेंट करता है, जो कि वो एजुकेशन के जो है वो ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है। इसके अलावा बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि गेम्स, स्पोर्ट्स, स्काउटिंग, हाइकिंग, डिबेट्स, ऐसे राइटिंग वर्कशॉप्स, सिम्पोजियम्स, ठीक है। सिम्पोजियम्स बसम को कहते हैं ऐसी मजलिस जो किसी एक खास मौजू पर के लिए की जाए या मुनक्कद की जाए या की जाए, ठीक है। क्विज़ कंपटीशंस जिसमें जो है इनामात तकसीम किए जाते हैं, रोल प्लेइंग यानी ड्रामास वगैरह, ठीक है। डिस्कशन सेमिनार्स वगैरह, ये होती है को करिकुलर एक्टिविटीज़, जो कि कंप्रीहेंसिव डेवलपमेंट, अगर हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ या फिजिकल एक्टिविटीज़ में डेवलपमेंट चाहते हैं तो उसके लिए जो स्कूल को चाहिए कि इस तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बच्चों को प्रोवाइड करें। अब आ जाते हैं मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। जो स्कूल में ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, टीचिंग स्टाफ होते हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ होता है, ठीक है, जैसे मेड वगैरह, ठीक है। कोई भी स्कूल जो है वो अपने टीचर से ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकता, ठीक है। जो प्रॉपर तरीके से हम टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ को प्लान ऑर्गेनाइज करेंगे वो तभी पॉसिबल है जब हम कोऑपरेशन से काम करें और सब जो है रजामंदी से और इन्वॉल्व होकर और एक दूसरे की फीलिंग्स और उसका ख्याल रखते हुए, और जो टीचर्स हैं उसमें डिवोशन करें यानी कंट्रीब्यूट करें, स्टूडेंट्स भी और लाइब्रेरियंस, असिस्टेंट्स और पीयर्स सब मिलकर उसमें कंट्रीब्यूट करें तो ही बेहतरीन तरीके से एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं, और वो ऐसी एक्टिविटीज़ हमेशा फ़ायदेमंद होती हैं और मदद करती हैं ताकि हम एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स जो है मकासद उन्हें हासिल कर सकें, ठीक है। इस प्रोसेस में जो ह्यूमंस का आपस में इंटरेक्शन होता है, जो वो मैनेजमेंट का जो है मेन मकसद होता है कि वो किस तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करे जो स्कूल की बाउंड्रीज़ के अंदर अंदर। आगे से आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ फिनंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। एक जो मेन पहलू है स्कूल मैनेजमेंट का वो ये है कि आपने फिनंशियल जो पैसों से खरीदी हुई चीज़ें हैं उनको यूटिलाइज और डेवलप करना, इसके लिए जो कम्युनिटी की कोऑपरेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है और गवर्नमेंट जो है वो इसके लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट और कम्युनिटी की कोऑपरेशन जो है इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तमाम जो अगर आपने फंड्स को यूटिलाइज करना है प्रॉपर तरीके से तो उसके लिए प्रॉपर बजटिंग जो रिक्वायर्ड है, अकाउंटिंग यानी हिसाब और एक ऑडिट और एक हिसाब का जो सिस्टम है वो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और मज़ीद ये कहा जाता है अगर हमने ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज़ बनानी है जो कि किसी के मुफाद या उससे हट कर हो, जो सबके लिए न्यूट्रल हो, तो प्लान्स, रूल्स और रेगुलेशंस और जो गवर्नमेंट की गाइडेंस है और काउंसलिंग जो है वो इसको ऐसी पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प आउट कर सकती है, ठीक है। आगे से हम एक्टिविटीज़ की तरफ आ जाते हैं, ठीक है।
टॉपिक 153 में एक्टिविटीज है। एक्टिविटी 1 है, व्हाट इज द मेजर डिस्टिंक्शन बिटवीन एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। यानी कि एजुकेशनल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन में क्या डिफरेंस है। ये दोनों तो एक ही टर्म है, इसमें कोई डिस्टिंक्शन या डिफरेंशिएशन नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों एक ही टर्म्स हैं, शायद बाय मिस्टेक लिख दी गई हैं, तो फिर इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। एक्टिविटी 2 है, द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ऑन अ विजिट ऑफ योर ऑफिस आस्क्स यू अ क्वेश्चन। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आपके ऑफिस में आता है और आपसे क्वेश्चन करता है व्हाट डू एजुकेशनल मैनेजर डू। एक एजुकेशनल मैनेजर को क्या करना चाहिए, आपने मेक अ लिस्ट बनानी है और उसके में आपने आंसर्स में मेजर इश्यूज मेन इश्यूज भी डालने हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि मैनेजर प्लानिंग करता है, फिर उसके बाद जो है ऑर्गेनाइजिंग करता है, स्टाफिंग करता है, कोऑर्डिनेटिंग करता है, कंट्रोल करता है, बजटिंग करता है और भी बहुत सारे डिसीजन मेकिंग करता है, डायरेक्टिंग करता है। बहुत सारे काम से इस तरह से जो एलिमेंट्स हैं, ये जो फंक्शंस हैं मैनेजर के मैनेजमेंट के, आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, मैनेजर करता है एजुकेशन के हिसाब से करता है, तो आपने एजुकेशन के हिसाब से लिखना है। इश्यूज़ में आप इस तरह से लिख सकते हैं कि क्या इनपुट इश्यूज़ हो सकते हैं, प्रोसेस इश्यूज़, आउटपुट इश्यूज़ और जो है रिजल्ट इश्यूज़, जो आउटकम इश्यूज़ वो हो सकते हैं। ठीक है, एक्टिविटी थी है, आपने लिस्ट ऑफ पोस्ट इन पाकिस्तानी एजुकेशनल सिस्टम का बतानी है, या लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स एक्सक्लूडेड द मेंशन्ड इन एजुकेशनल मैनेजमेंट फिगर, उनके अलावा फॉर द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट ऑफिसर्स कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, वो मिनिस्टर्स हो सकते हैं, सेक्रेटरी हो सकते हैं, वाइस चांसलर्स हो सकते हैं, या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स हो सकते हैं। ठीक है, मिडल मैनेजमेंट ऑफिसर्स वो कौन से हो सकते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हो सकते हैं, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर्स हो सकते हैं, हेड ऑफ कॉलेजेस एंड स्कूल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आगे से लोअर मैनेजमेंट लेवल में कौन से हो सकते हैं, सेक्शन ऑफिसर्स हो सकते हैं, सुपरिटेंडेंट्स हो सकते हैं, असिस्टेंट्स हो सकते हैं, क्लर्क्स हो जा सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, और स्कूल का जो स्टाफ है वो हो सकता है लोअर लेवल ऑफिसर्स में। आगे से आपको एक्सरसाइज आ जाती है। ठीक है, कि आपने एक्सरसाइज में ये बताना है कि वर्किंग डेफिनेशन, ऐसी डेफिनेशन जो कि काम में है, इन वन सेंटेंस आपने हर कॉन्सेप्ट की जो है डेफिनेशन बतानी है। सबसे पहले आ जाता है मैनेजमेंट एज पीपल। ठीक है, तो आप इसमें डेफिनेशन जो आपने शुरू में पढ़ी थी वो बता सकते हैं कि द टर्म मैनेजमेंट रिफर्स टू द पर्सनल इन एन ऑर्गेनाइजेशन हु हैव द राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक डिसीजंस एंड द एंटरप्राइज एफिशिएंटली विद इन द पॉलिसीज डिफाइंड इन दिस वे। ठीक है, इस वे में इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। आगे से मैनेजमेंट एज अ फंक्शन, यानी कि एक्टिविटीज़ या प्रोसेस एक्टिविटीज़ के तौर पर, तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर देखते हैं। द मैनेजमेंट रिफर्स टू द फंक्शंस और एक्टिविटी ऑफ द मैनेजिंग रिसोर्सेज, टास्क एंड अदर पर्संस इन ऑर्डर टू अचीव द डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब मिडल मैनेजमेंट की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, मिडल मैनेजमेंट का सेकेंड लेवल है। इसमें जो होता है डिपार्टमेंट ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, यूनिट्स या सेक्टर्स होते हैं। जो मिडल मैनेजमेंट में होते हैं उसमें जो मैनेजर्स होते हैं वो ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए होते हैं, यानी कि सुपरविजन ऑफ वेज एंड सैलरी सिस्टम्स के लिए, सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करने के लिए, मीटिंग्स कंडक्ट करने के लिए, और कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए, और दूसरी एक्टिविटीज़ को ओरिएंट करने के लिए जो है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में मैनेजर्स करते हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन से होते हैं, ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या होता है। ठीक है, ये फ्यू टेक्निकल स्किल्स को यूटिलाइज करते हैं। इनका ज़्यादातर जोर होता है वो प्लानिंग पर या कॉन्सेप्चुअल एक्टिविटीज़ पर होता है। ठीक है, और ये ज़्यादातर जो है इस मैनेजमेंट में जो लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज जो है वो इंक्लूड होती है, उसको हैंडल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द मैनेजमेंट फंक्शंस आर इस्टेब्लिश्ड इन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यानी कि मैनेजमेंट का ये फंक्शन है कि उसने एस्टेब्लिश करना है, कायम करनी है, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को इस्टेब्लिश करना है, हासिल करना है, और बताना है कि कौन सी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो तश्कील दी जाएगी, कौन सा काम जो किया जाएगा, आपने इनमें से एक बताना है। तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करते हैं, यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट में ही होता है। ठीक है, आपने अपना रीजंस अपना आंसर बताना है 4 सेंस में रीजंस के साथ, क्योंकि इसमें जो प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग होती है तो इसलिए इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, क्योंकि ये टेक्निकली तरीके से होती है, इस तरह से आप बता सकते हैं। और इसमें ज़्यादातर जो होता है वो वर्क पीपल से नहीं होता, ज़्यादातर इसमें
स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ से होती हैं, उनकी जो पीपल्स ने करनी है, तो इसलिए हम इसको करते हैं। आगे से क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। इट इज़ लॉजिकली और फंक्शनली प्रॉपर टू रिफर अ पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन और इस्टेब्लिशमेंट एज मैनेजर डायरेक्टर, यानी कि क्या ये लॉजिकली सही बात है या फंक्शनली सही बात है कि आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजिंग डायरेक्टर रखना है जिसे मैनेज करना है। ठीक है, आपने अपना आंसर देना है और 5 रीजन देनी है। हमारे लिहाज से तो लगता है कि यस, हाँ प्रॉपर है, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर होगा तो वो जो है ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को देखेगा कि हर वर्कर प्रॉपरली काम कर रहा है। अगर किसी को जो है मोटिवेशन की ज़रूरत है, उसे मोटिवेट करेगा और वो बहुत सारे जो है डीपली थिंक करेगा और कंट्रीब्यूट करेगा और ऑर्गेनाइजेशन को प्रिस्क्राइब रूल्स के मुताबिक इफेक्टिवली रन करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए जो है वो ये सही है। आगे से हमारे पास आ जाता है क्वेश्चंस के इन आपने डिफरेंस करना डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, डायरेक्टिंग में आप जस्ट डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि इस तरफ जाना है। कंट्रोलिंग में आप उसको प्रॉपर कंट्रोल करते हैं, यानी प्रॉपर देखते हैं कि किधर जा रहा है, रिजल्ट्स को भी वैल्यूएट करते हैं। डायरेक्टिंग में नहीं जाते, एंडिंग पे नहीं देखते, जस्ट आप डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये डिफरेंस हो सकता है। आगे से आ जाता है डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एज फंक्शन एंड एज अ प्रोसेस बाय ड्राइंग फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग एज अ फंक्शन, प्लानिंग एज अ फंक्शन जो हम कह सकते हैं। बाद में ये कॉन्सेप्ट यानी मैक्रो प्लानिंग आ जाता है। तो ये फंक्शंस की प्लानिंग जो करते हैं, यानी कि फंक्शंस क्या परफॉर्म किया जाएगा, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में की जाती है। और जो प्रोसेस की प्लानिंग है वो लो लेवल मैनेजमेंट में की जाती है और उसे हम माइक्रो प्लानिंग कहते हैं। द मैनेजर इज़ असेंशियली अ लीडर, जो मैनेजर है वो ज़रूरी तौर पर लीडर है। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? अगर आप एग्री करते हैं तो आपका आंसर रिलेटेड के मैनेजर्स के जो अदर इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है प्लानिंग और डिसीजन, यानी मैनेजमेंट प्रोसेस में प्लानिंग करना और डिसीजन जो है वो बनाना। तो हाँ, मैनेजर जो होता है वो एक लीडर ही होता है और वो ऐसा लीडर होता है जो सबको साथ लेकर चलता है, ना कि वो रूल करता है, बल्कि वो कॉपरेट बनाता है और सबको मोटिवेट करता है और अपने सबॉर्डिनेट से अच्छे तरीके से बात करता है और जो डिवीजन्स है वर्क की उसको भी अच्छे से फॉलो अप करता है। आगे से आपने अगर मज़ीद इस चैप्टर के बारे में जानना है तो ये आपको बिब्लियोग्राफी दी गई है, आप इनको सर्च करें, आपको जो है मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में और आपकी क्लियर हो जाएगी। अगर आप इन आर्टिकल्स को पढ़ते हैं या इन डॉक्यूमेंट्स को आप पढ़ते हैं तो आपको ज़हन में जो मैनेजमेंट की टर्म्स है वो और क्लियर हो जाएगी। इसी के साथ ही हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।